सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियां। जैसा कि आपने अध्याय 3 और 4 में पढ़ा है, परिवार से लेकर बाजार तक की विभिन्न प्रकार की सामाजिक संस्थाएं लोगों को परस्पर संपर्क में ला सकती है, उनमें प्रबल सामूहिक पहचान स्थापित कर सकती हैं और सामाजिक सशक्ति या जुड़ाव को मजबूत बना सकती हैं। लेकिन दूसरी ओर, जैसा कि अध्याय 4 व 5 में बताया गया, यह असमान संस्थाएं असमानता और अपवर्जन या बहिष्कार की स्रोत भी हो सकती हैं। प्रस्तुत अध्याय में आप इस सांस्कृतिक विविधता से संबंधित कुछ तनाव एवं कठिनाइयों के बारे में पढ़ेंगे। सांस्कृतिक विविधता का सही सही अर्थ क्या है और इसे चुनौती के रूप में क्यों देखा जाता है। विविधता शब्द असमानताओं के बजाय अंतरों पर बल देता है। जब हम यह कहते हैं कि भारत एक महान सांस्कृतिक विविधता वाला राष्ट्र है, तो हमारा तात्पर्य होता है कि यहाँ अनेक प्रकार की सामाजिक समूह एवं समुदाय निवास करते हैं। यह समुदाय सांस्कृतिक चिन्हों जैसे भाषा, धर्म, पंथ, प्रजाति या जाति द्वारा परिभाषित किए जाते हैं। जब यह विविध समुदाय भी किसी बड़े सातों जैसे एक राष्ट्र का भाग होते हैं, तब उनके बीच प्रतिस्पर्धा या संघर्ष के कारण कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती है। इसी कारण से सांस्कृतिक विविधता कठोर चुनौतियां प्रस्तुत कर सकती हैं। कठिनाइयां इस तथ्य से भी उत्पन्न होती हैं कि सांस्कृतिक पहचानें बहुत प्रबल होती हैं। वे तीव्र भावावेश को भड़का सकती हैं और अक्सर बड़ी संख्या में लोगों को एकजुट कर देती हैं। कभी कभी सांस्कृतिक अंतरों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक असमानताएं भी जुड़ जाती है और तब स्थिति और भी जटिल हो जाती है। एक समुदाय द्वारा भुगती जा रही असमानताओं या अन्यायों को दूर करने के लिए फिर किए गए उपाय दूसरे समुदायों में उनके प्रति विरोध को भड़का सकते हैं। स्थिति पर उस समय और भी बिगड़ जाती है जब नदी जल, रोजगार के अवसर या सरकारी धनराशियों जैसे दुर्लभ संसाधनों में बंटवारे का सवाल खड़ा होता है। यदि आप नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ते हैं या टेलीविजन पर खबरें देखते सुनते हैं, तो आपके मन में अक्सर यह अवसादिकारी भावना उत्पन्न होती होगी कि भारत का कोई भविष्य नहीं है। आपको अनेक विघटनकारी ताकतें सक्रिय रूप से अपना काम करती हैं और दिखाई देती हैं, जो हमारे देश की एकता एवं अखंडता को तार तार करने पर तुली हुई है। जैसे सांप्रदायिक दंगे, क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांगे, जातिगत लड़ाई झगड़े। आप यह सोचकर भी उद्विग्न हो उठते होंगे कि हमारी जनसंख्या के बड़े हिस्से में देशभक्ति की भावना का अभाव है और वे अपने देश भारत के भले के लिए उतनी गहराई से नहीं सोचते जितने कि आप या आपकी कक्षा के अन्य साथी सोचते हैं। लेकिन यदि आप आधुनिक भारत के इतिहास की किसी पुस्तक अथवा सांप्रदायिकता या क्षेत्रवाद जैसे मुद्दों का विवेचना करने वाली अन्य पुस्तकों, उदाहरण के लिए ब्रास 1974 को पढ़ें, तो आप जान जाएंगे कि ये समस्याएं नई नहीं है। लगभग सभी विभाजनकारी समस्याएं जो आज है, वे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही या उससे भी पहले से चली आ रही है। लेकिन इन सब के बावजूद भारत एक राष्ट्र के रूप में न केवल जीवित रहा है, बल्कि आज पहले से कहीं अधिक सबल राष्ट्र राज्य के रूप में विद्यमान है। अब जबकि आप आगे पढ़ने के लिए तैयार हैं, यह याद रखें कि इस अध्याय में ऐसे अनेक कठिनाई समस्याओं के बारे में विचार किया गया है जिनका उत्तर खोजना आसान नहीं है, लेकिन कुछ उत्तर अन्य उत्तरों की तुलना में ज्यादा अच्छे हैं। और देश के सच्चे नागरिक के रूप में हमारा यह परम कर्तव्य है कि हम अपने ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भों की परिसीमाओं के भीतर रहते हुए यथासंभव उन समस्याओं का सर्वोत्तम समाधान निकालने का अधिक चेष्टा करें। यह भी याद रखें कि भारत में यद्यपि लोगों तथा संस्कृतियों के बीच विद्यमान विविधताएं अनेक प्रकार की कठोर चुनौतियां प्रस्तुत करती हैं, फिर भी भारत की स्थिति अन्य अधिकांश राष्ट्रों की तुलना में कुल मिलाकर काफी अच्छी है। दूसरी ओर हमारी कुछ खास कमजोरियां भी है, इनमें कुछ सुधार किया जा सकता है। इसलिए भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें बहुत श्रम करना होगा। सांस्कृतिक समुदाय एवं राष्ट्र राज्य। भारत में विविधता के कारण उत्पन्न बड़ी बड़ी चुनौतियां जैसे क्षेत्रीय या क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता और जातीयता
की समस्याओं पर चर्चा करने से पहले यह आवश्यक प्रतीत होता है कि हम राष्ट्र, राज्यों और सांस्कृतिक समुदायों के बीच के संबंधों को समझ लें। लोगों के लिए जाति, निर्जाति, समूह, क्षेत्र या धर्म जैसे सांस्कृतिक पहचानों पर आधारित समुदायों का सदस्य होना क्यों जरूरी है? जब किसी को अपने समुदाय के प्रति कोई खतरा, अपमान या अन्याय होता दिखाई देता है तो उसकी भावना इतनी अधिक क्यों भड़क उठती है? इस प्रकार भड़काई गई भावनाएं राष्ट्र, राज्य के लिए समस्या क्यों पैदा कर देती हैं? सामुदायिक पहचान का महत्व। इस संसार में अपना अस्तित्व सक्रिय बनाए रखने के लिए प्रत्येक मनुष्य को एक अस्थायी पहचान की जरूरत होती है। मैं कौन हूँ? मैं दूसरों से अलग कैसे हूँ? अन्य लोग मुझे कैसे जानते एवं समझते हैं? मेरी आकांक्षाएं या लक्ष्य क्या होना चाहिए? इस प्रकार के अनेक प्रश्न हमारे जीवन में बचपन से लेकर आगे तक लगातार उपस्थित होते रहते हैं। हमारा समाजीकरण जिस तरीके से हुआ है या विभिन्न अर्थों में हमें हमारे निकटवर्ती परिवारों अथवा हमारे समुदायों द्वारा समाज में किस प्रकार रहना सिखाया गया है, इसकी वजह से हम इनमें से अनेक प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम होते हैं। अपनी 11वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में समाजीकरण विषय पर की गई चर्चा को याद करें। समाजीकरण की प्रक्रिया काफी विस्तृत एवं लंबी होती है, जिसमें कुछ विशेष लोगों के साथ जो हमारे जीवन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल रहते हैं। लगातार संवाद, वार्तालाप और कभी कभी संघर्ष भी होता रहता है, जैसा कि हमारे माता पिता, परिवार, नातेदार समूह एवं हमारा समुदाय हमें भाषा, मातृभाषा और सांस्कृतिक मूल प्रदान करता है, जिनके माध्यम से हम विश्व को समझते हैं। यह हमारी स्वयं की पहचान को भी सहारा देता है। सामुदायिक पहचान जन्म तथा अपनेपन पर आधारित होता है, न कि किसी अर्जित योग्यता या उपलब्धि के आधार पर। यह हम क्या हैं इस भाव का घोतक है, न कि हम क्या बन गए हैं। किसी समुदाय में जन्म लेने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है। सच तो यह है कि किसी परिवार या समुदाय अथवा देश में जन्म लेने से हमारा कोई वंश नहीं है। इस प्रकार की पहचाने प्रदत्त कई जाति है, अर्थात ये जन्म से निर्धारित होती हैं और संबंधित व्यक्तियों की पसंद या नापसंद इसमें शामिल नहीं होती। सामाजिक जीवन का यह एक अजीब तथ्य है कि लोग उन समुदायों से संबंधित होकर अत्यंत सुरक्षित एवं संतुष्ट महसूस करते हैं जिनमें उनकी सदस्यता पूरी तरह आकस्मिक होती है। हम ऐसे अक्सर समुदायों के साथ अपनी पहचान मजबूती से स्थापित कर लेते हैं, जिसकी सदस्यता के योग्य होने के लिए हमने कोई प्रयास नहीं किया, कोई परीक्षा पास नहीं की, कोई कुशलता या योग्यता प्रदर्शित नहीं की। डॉक्टरों या वास्तुकारों को परीक्षाएं पास करनी होती है और अपनी योग्यता का परिचय देना होता है। यहाँ तक कि खेलकूद में भी एक दल की सदस्यता प्राप्त करने के लिए एक निश्चित स्तर का कौशल प्रदर्शित करना आवश्यक होता है, लेकिन हमारे परिवार या धार्मिक अथवा क्षेत्रीय समुदायों की सदस्यता के लिए ऐसी नहीं होती। फिर भी हमारी सदस्यता संपूर्ण होती है। वास्तव में अधिकांश प्रदत्त पहचाने इतनी पक्की होती हैं कि उन्हें हिलाया नहीं जा सकता। भले ही हम उन्हें अस्वीकार करने की कोशिश करें, तब भी दूसरे लोग शायद उन्हीं चिन्हों से जोड़कर हमारी पहचान करते रहेंगे। संभवतः इस आकस्मिक शर्त रहित अथवा लगभग अनिवार्य तरीके से संबंधित होने के कारण ही हम अक्सर अपनी सामुदायिक पहचान से भावनात्मक रूप में इतना गहरे जुड़े होते हैं। सामुदायिक संबंधों, परिवार, नातेदारी, जाति, निर्जातीयता, भाषा, क्षेत्र या धर्म के बढ़ते हुए और परस्पर व्यापी दायरे ही हमारी दुनिया को सार्थकता प्रदान करते हैं और हमें एक पहचान प्रदान करते हैं कि हम कौन हैं। इसीलिए लोग अक्सर उस समय भावुक होकर अथवा कभी हिंसापूर्वक भी अपनी प्रतिक्रिया दिखाते हैं जब उन्हें अपनी समुदाय पहचान को कोई खतरा नहीं दिखाई देता। क्रियाकलाप 6.1 हमारी पहचान को रूप प्रदान करने वाले सामुदायिक संबंधों के बढ़ते हुए दायरे को अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए आप एक खेल के रूप में एक छोटा सा सर्वेक्षण कर सकते हैं। अपने सहपाठियों या अन्य मित्रों का साक्षात्कार लीजिए। साक्षात्कार देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इन 2 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए 4 मौके दीजिए। मैं कौन हूँ?
और दूसरी मेरे पहचान के बारे में क्या सोचते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर एक ही शब्द में या वाक्यांश में होना चाहिए, उनमें कोई नाम शामिल नहीं होना चाहिए, जैसे आपका नाम, अपना नाम या आपके माता पिता अभिभावक के नाम अथवा आपकी कक्षा या विद्यालय आदि के नाम। साक्षात्कार अकेले में आप ही ले अथवा बाद में साक्षात्कार देने वाले अन्य उम्मीदवार वहां उपस्थित न हो और वे आपके प्रश्न तथा उत्तरों को सुन न सके। प्रत्येक व्यक्ति का साक्षात्कार एक ही बार लिया जाना चाहिए, अर्थात अलग अलग लोग एक ही व्यक्ति का साक्षात्कार न ले। आप साक्षात्कार देने वालों से प्राप्त उत्तरों का अभिलेख तैयार कर लें और बाद में उनका विश्लेषण करें। किस प्रकार की पहचान को प्रधानता दी गई, सर्वाधिक लोगों ने अपनी पहली पसंद क्या बतलाई है, अक्सर अंतिम पसंद क्या थी, क्या उत्तरों के कोई विशेष रूप थे, मैं कौन हूं और दूसरे मेरी पहचान के बारे में क्या सोचते हैं। इन दोनों प्रश्नों के उत्तरों में क्या बहुत अधिक अंतर था, थोड़ा सा अंतर था अथवा बिल्कुल अंतर नहीं था। प्रदत्त पहचानों और सामुदायिक भावना की एक दूसरी विशेषता यह होती है कि वे सर्वव्यापी होती है। प्रत्येक व्यक्ति की एकमात्र भूमि होती है, एकमात्र भाषा होती है, उसका एक परिवार होता है और निष्ठा भी होती है। हो सकता है कि यह प्रत्येक व्यक्ति पर पूरी तरह लागू न होती हो, पर आमतौर पर ऐसा होता है कि और हम सब अपनी अपनी पहचान के प्रति समान रूप से प्रतिबद्ध एवं वफादार होते हैं। एक बार फिर यह संभव है कि शायद हमें ऐसे लोग भी मिले जो अपनी पहचान के लिए एक या अन्य पक्ष के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध न हो, लेकिन इस प्रतिबद्धता की संभावना लगभग अधिकांश लोगों में पाई जाती है। इसी कारण हमारे समुदाय, चाहे राष्ट्र, भाषा, धर्म, जाति या क्षेत्र विषय के बीच पैदा होने वाला लड़ाई झगड़ों या विवाद को निपटाना बहुत कठिन होता है। विवाद का प्रत्येक पक्ष सामने वाले क्षेत्र को शत्रु मानते हुए घृणा की दृष्टि से देखता है और उसमें अपने पक्ष के गुणों को और विरोधी पक्ष के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर कहने की प्रवृत्ति होती है। इसीलिए जब दो राष्ट्रों के बीच युद्ध छिड़ जाता है तो प्रत्येक राष्ट्र के देशभक्त लोग विरोधी राष्ट्र को आक्रमणकारी शत्रु मानते हैं। प्रत्येक पक्ष यह विश्वास करता है कि हम सच्चे हैं और परमेश्वर हमारे साथ है। गर्मा गर्मी के क्षण में दोनों ही पक्ष के लोगों के लिए यह देखना बहुत कठिन होता है कि जैसा हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरे भी हमारे बारे में वैसा ही सोच रहे हैं। यह एक सामाजिक तथ्य है कि कोई भी देश या समूह अपने नागरिकों या सदस्यों को असत्य, अन्याय अथवा असमानता के लिए संघर्ष करने को प्रोत्साहित नहीं करता। अर्थात प्रत्येक देश या समूह हमेशा सत्य, न्याय, समानता के लिए ही लड़ता है। इसका यह अर्थ नहीं होता कि प्रत्येक संघर्ष में दोनों पक्ष सही होते हैं अथवा कोई भी सही या गलत या सच्चा नहीं होता। कभी कभी तो दोनों ही पक्ष वास्तव में समान रूप से गलत या सही होते हैं और कभी कभी इतिहास एक पक्ष का आक्रामकता और दूसरे को उसका शिकार निर्धारित करता है। लेकिन ऐसा तभी होता है जब काफी समय निकल जाता है और विवाद की गर्मागर्मी धीरे धीरे ठंडी पड़ जाती है। लेकिन पहचान संबंधित द्वंद्वता या विवाद की स्थिति में परस्पर सम्मत सच्चाई के किसी भाव को स्थापित करना बहुत कठिन होता है। आमतौर पर किसी पक्ष को स्वीकार करने में कि वह गलत था कई दशक बल्कि कभी कभी तो शताब्दियां लग जाती हैं। 6.1 को देखिए, 6.1 जब विजेता क्षमा याचना करते हैं। यह कोई सामान्य बात नहीं है कि युद्ध हारने वाले पक्ष को अपने गलत कार्यों के लिए क्षमा मांगने पर मजबूर होना पड़ता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि विजेता पक्ष अपनी गलती के लिए स्वयं को दोषी मानता हो। हालांकि हाल के समय में दुनिया भर में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं। ऐसे राष्ट्र या समुदाय जो जीतने वाले पक्ष के साथ थे अथवा आज भी प्रभुत्वपूर्ण स्थिति में हैं, यह स्वीकार करने लगे हैं कि वे अपने अतीत में गंभीर अन्याय के लिए जिम्मेदार रह चुके हैं और अब वे पीड़ित समुदाय से माफी मांग रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में, जहां की बहुसंख्यक जनसंख्या आज यूरोपीय उद्भव के गोरे लोगों की है, ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्र द्वारा आधिकारिक तौर पर वहां के
उन मूल निवासियों के वंशज से जो बलात् उपनिवेशीकरण के शिकार हुए थे। माफी मांगने जाने के मुद्दे पर लंबी बहस होती रही है। ऑस्ट्रेलिया में अधिकांश राज्य सरकारों ने भी निम्नलिखित जैसे किसी न किसी प्रस्ताव के रूप में वहां के मूल निवासियों से क्षमा याचना की है। हम विभिन्न उद्भावों वाले ऑस्ट्रेलियाई वासी मेल मिलाप की भावना से प्रेरित होकर साथ साथ आगे बढ़ने का वचन देते हैं। हमें आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट के द्वीपवासियों लोगों की अनुपम स्थिति को यहाँ के जल थल के मूल स्वामी का अभिरक्षक के रूप में महत्व देते हैं। हम मानते हैं कि इस भूमि को और इसके जलीय भाग को किसी संधि अथवा सहमति के बिना उपनिवेश का रूप दे दिया गया था। हमारे राष्ट्र में इस सच्चाई को स्वीकार करने और इससे उत्पन्न हुए घावों पर मरहम लगाने का साहस होना चाहिए, ताकि हम अपने के साथ शांतिपूर्वक रह सकें, आगे बढ़ सके। पुराने घावों को भरने की इस प्रक्रिया में राष्ट्र का एक भाग क्षमा याचना करेंगे और पुराने अन्यायों के लिए सच्चे दिल से दुख एवं खेद प्रकट करेंगे। दूसरा भाग उन क्षमा याचनाओं को स्वीकार करते हुए पहले भाग को माफ कर देगा और इसीलिए हम यह वचन देते हैं कि हम अन्याय को समाप्त कर देंगे, असुविधाओं को दूर कर देंगे और इस तथ्य का आदर करेंगे कि हमारे आदिवासियों और टोरेंस स्टेट के द्वीपवासियों को राष्ट्र के सामान्य जनजीवन के भीतर रहते हुए आत्मनिर्णय का अधिकार है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल अमेरिकीय समुदाय जो उस देश के मूल निवासी थे और युद्ध में द्वारा बाहर निकाल दिए गए थे, और काले समुदाय जो अफ्रीका से दासों के रूप में लाए गए थे, से राष्ट्रीय स्तर पर क्षमा याचना के बारे में लंबे समय से बहस चल रही है। इस विषय में अभी तक कोई सर्वसम्मति नहीं बन पाई है। जापान में सरकारी नीति के अंतर्गत उन अत्याचारों के लिए माफी मांगने की आवश्यकता है जो बहुत पहले माना जा चुका है, जो जापान द्वारा युद्ध एवं उपनिवेशीकरण के समय पूर्व एशिया के अनेक क्षेत्रों एवं देशों, विशेष रूप से कोरिया और चीन के कुछ हिस्सों में किए गए थे। इस संबंध में सबसे हाल में माफी वहां के प्रधानमंत्री जुनिचिरो कोइजुमी द्वारा 15 अगस्त 2005 को दिए गए भाषण में है। अतीत में जापान अपने औपनिवेशिक शासन और आक्रमणों के जरिए अनेक देशों, खासतौर पर एशियाई राष्ट्रों के लोगों को भारी हानि और पीड़ा पहुंचाई है। सच्चे दिल से इन ऐतिहासिक तथ्यों को स्वीकार करते हुए मैं एक बार फिर गहरा पश्चाताप करता हूं और हृदय से क्षमा याचना करता हूं और देश या विदेश में युद्ध के शिकार हुए सभी लोगों के प्रति शोक प्रकट करता हूं। मेरा यह पक्का इरादा है कि मैं उस भयंकर युद्ध से सीखे सबक को कभी मिटने नहीं दूंगा और युद्ध को सदा सर्वदा के लिए तिलांजलि देते हुए विश्व की शांति एवं समृद्धि में योगदान दूंगा। ऐसी ही बहस दक्षिण अफ्रीका में भी चलती रही है, जहां गोरे अल्पसंख्यक सत्ता में रहे और स्थानीय काले बहुसंख्यकों के प्रति पाशविक अत्याचार करते रहे। ब्रिटेन में भी इस विषय पर सार्वजनिक रूप से चर्चा होती रही कि क्या राष्ट्र उपनिवेशवाद और दास प्रथा को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका के लिए माफी मांगे। दिलचस्प बात यह है कि दास प्रथा के मुद्दे पर विभिन्न शहरों में भी चर्चा हुई। उदाहरण के लिए ब्रिस्टल के पतन शहर में इस बात पर बहस छिड़ी कि क्या वहां के नगर परिषद को एक ऐसा प्रस्ताव पारित करना चाहिए जिसमें दास व्यापार में ब्रिस्टल द्वारा अदा की गई भूमि के लिए माफी मांगी जाए। स्रोत http विकिपीडिया ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंगिंग थेम होम एपोलॉजी से http www.gov जेपी फॉरेनर कोजुम मिस स्पीच 2005 8-15 डाउन ईमेल क्रियाकलाप 6.2 बॉक्स 6.1 को सावधानी पूर्वक पढ़े। इस तरह के क्षमा याचनाओं से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? आखिरकार जो असली शिकारी और वास्तविक शोषणकर्ता या अताताई थे वे तो बहुत पहले ही मर चुके होंगे। अब न तो पीड़ितों को मुआवजा दिया जा सकता है और न ही उन्हें पीड़ा पहुंचाने वाले को दंड। फिर
तो फिर ये क्षमा याचना किस कारण से की जा रही है, या उन पर बहस करने का क्या फायदा है? क्या कोई आप कोई और उदाहरण सोच सकते हैं जहां अनाम साधारण लोगों को, यानी ऐसे लोग जो प्रसिद्ध या शक्तिशाली नहीं थे, जो अब जिंदा नहीं रहे, सार्वजनिक रूप से याद किया जाता है या सम्मानित किया जाता है? उदाहरण के लिए दिल्ली में स्थित इंडिया गेट जैसे स्मारकों से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? यह स्मारक किसको समर्पित है? यदि आप नहीं जानते तो पता लगाने की कोशिश करें। बाक्स 6.1 में उल्लेखित क्षमा याचनाओं के बारे में भारतीय संदर्भ में सोचें। यदि आपको ऐसी किसी क्षमा याचना का प्रस्ताव करना हो तो आपके विचार में राष्ट्र के रूप में हमें किन समूहों या समुदायों से माफी मांगनी चाहिए? इस प्रश्न पर कक्षा में चर्चा करने और सर्वसम्मति पर पहुंचने की कोशिश करें। माफी के विभिन्न अभ्यर्थी समूहों के पक्ष तथा विपक्ष में क्या क्या दलील दी जाए। कक्षा में हुई चर्चा के बाद ऐसी क्षमा याचनाओं के बारे में आपकी राय में क्या कोई बदलाव आया है? समुदाय, राष्ट्र एवं राष्ट्र राज्य। सरल शब्दों में कहा जाए तो राष्ट्र एक तरह का बड़ा स्तर का समुदाय ही होता है। यह समुदायों से मिलकर बना एक समुदाय है। राष्ट्र के सदस्य एक ही राजनीतिक सामूहिकता का हिस्सा बनने की इच्छा रखते हैं। राजनीतिक एकता की यह इच्छा स्वयं को एक राज्य बनाने की आकांक्षा के रूप में अभिव्यक्त होती है। अपने सर्वाधिक सामान्य भाव में राज्य शब्द का अर्थ एक ऐसे अमूर्त सत्व होता है जिसमें राजनीतिक विधिक क्या क्रियाकलाप 6.3 क्या यह वास्तव में सच है कि ऐसी कोई विशिष्टता नहीं है जो प्रत्येक राष्ट्र में पाई जाती हो? उन संभावित कसौटियों या विशिष्टताओं की सूची बनाएं जो एक राष्ट्र को परिभाषित कर सकती है। ऐसी प्रत्येक कसौटी यानी मानदंड के लिए ऐसे राष्ट्रों के उदाहरण की एक सूची बनाएं जो उस कसौटी पर खरे उतरे हो, और साथ ही उन राष्ट्रों को भी सूची बनाएं जो उस कसौटी का उल्लंघन करते हो। मान लीजिए कि आपने यह कसौटी तय की है कि प्रत्येक राष्ट्र के पास एक नियमित अटूट भौगोलिक क्षेत्र के रूप में अपना एक प्रदेश होना चाहिए, तो फिर इस कसौटी के आधार पर निम्नलिखित मामलों पर विचार करें। प्रत्येक देश या क्षेत्र को विश्व के मानचित्र पर खोजें। आपको प्रत्येक मामले में प्रथम कुछ अनुसंधान भी करना होगा। अलास्का और संयुक्त राज्य अमेरिका, 1971 से पहले का पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान प्लस पूर्वी पाकिस्तान, मालदीव, फॉकलैंड द्वीप समूह और यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रिया और जर्मनी, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, यमन, सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात संकेत। पहले तीन मामले एक ही राष्ट्र के भौगोलिक दृष्टि से दूरस्थ प्रदेशों के उदाहरण है। अंतिम तीन मामले ऐसे देशों के उदाहरण हैं जिनका राज्य क्षेत्र एक साथ जुड़ा है, उनकी एक साजिश भाषा और संस्कृति है, फिर भी वे अलग अलग राष्ट्र राज्य हैं। क्या आप इन उदाहरणों की सूची में कुछ और नाम जोड़ सकते हैं? संस्थाओं के समुच्चय समाहित होते हैं और वह एक खास भौगोलिक क्षेत्र पर और उसमें रहने वाले लोगों पर अपना नियंत्रण रखता है। मैक्स वेबर की सुप्रसिद्ध परिभाषा के अनुसार राज्य एक ऐसा निकाय होता है जो एक विशेष क्षेत्र में विधि सम्मत का अधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है। वेबर 1977 से लिया गया है। राष्ट्र एक अनूठे हिस्से का समुदाय होता है जिसका वर्णन तो आसान है पर इसे परिभाषित करना कठिन है। हमें ऐसे अनेक विशिष्ट राष्ट्रों का वर्णन कर सकते हैं जिनकी स्थापना साझे धर्म, भाषा, निर्जातीयता, इतिहास और क्षेत्रीय संस्कृति जैसी साझी संस्कृति, ऐतिहासिक और राजनीतिक संस्थाओं के आधार पर की गई है। लेकिन किसी ऐसे पारिभाषिक लक्षणों को निर्धारित करना अथवा उन विशिष्टताओं का पता लगाना कठिन है जो एक राष्ट्र में होनी ही चाहिए। प्रत्येक संभव कसौटियों के लिए अनेक अपवाद और विरोधी उदाहरण पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे बहुत से राष्ट्र हैं जिनकी अपनी एक साझा या सामान्य भाषा, धर्म, निर्जाति आदि नहीं है। दूसरी और ऐसी अनेक भाषाएं, धर्म या निर्जातियां हैं जो कई राष्ट्रों में पाई जाती हैं, लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि यह सभी मिलकर एक एकीकृत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए सभी अंग्रेजी भाषी लोग या सभी बौद्ध धर्मावलंबियों
तब हम एक राष्ट्र और अनेक प्रकार के समुदायों जैसे एक निर्जातीय समूह जो सामान्य भाषा या संस्कृति के अलावा एक ही वंश परंपरा पर आधारित हो, धार्मिक समुदाय अथवा क्षेत्रीय भाषा पर परिभाषित समुदाय आदि के बीच कैसे भेद कर सकते हैं। संकल्पना की दृष्टि से तो कोई पक्का भेद दिखाई नहीं देता। अन्य प्रकार का कोई भी समुदाय किसी दिन एक राष्ट्र बन सकता है। विलोमतः किसी भी विशेष प्रकार के समुदाय के लिए यह निश्चित हो नहीं कहा जा सकता कि वह राष्ट्र का रूप ग्रहण कर लेगा। राष्ट्र का अंतर या भेद दर्शाने वाले सबसे नजदीक कसौटी राज्य है, पहले बताया गया है। अन्य प्रकार के समुदायों के विपरीत राष्ट्र ऐसे समुदाय होते हैं जिनका अपना एक राज्य होता है, इसीलिए ये दोनों राष्ट्र राज्य शब्द के रूप में योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि हाल के समय में राष्ट्र और राज्य के बीच एक का संबंध होता है। एक राष्ट्र एक राज्य, एक राज्य एक राष्ट्र, लेकिन यह एक नया विकास है। पहले यह बात सच नहीं थी कि एक अकेला राज्य केवल एक ही राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर सकता है, यानी एक ही राष्ट्र का घोतक था, या प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक राज्य होना जरूरी था। उदाहरण के लिए सोवियत संघ ने अपने अस्तित्व काल में ही यह स्पष्ट रूप से मान रखा था कि जिन लोगों पर उसका शासन था वे विभिन्न राष्ट्रों के थे और अपने 100 से अधिक आंतरिक राष्ट्रीयताओं को मान्यता दे रखी थी। इस प्रकार एक राष्ट्र को अस्तित्व प्रदान करने वाले लोग हो सकता है विभिन्न राज्यों के नागरिक या निवासी हो। उदाहरण के लिए संपूर्ण जमैकाई वासियों में से जमैका से बाहर रहने वालों की संख्या जमैका के भीतर रहने वालों जमैकाइयों से अधिक है, यानी अनिवासी जमैकाइयों की संख्या निवासी जमैकाइयों की जनसंख्या से अधिक है। दोहरी नागरिकता संबंधित कानून एक अलग उदाहरण है प्रस्तुत करता है। ये कानून किस राज्य विशेष के नागरिकों को एक ही समय में एक से दूसरे राज्य का नागरिक बनने का इजाजत देते हैं। इस प्रकार उदाहरण के लिए यहूदी जाति के अमेरिकी लोग एक साथ इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों के नागरिक हो सकते हैं, यहाँ तक कि ये दोनों में से किसी भी एक देश की सशस्त्र सेनाओं में दूसरे देश की नागरिकता खोए बगैर सेवा कर सकते हैं। चित्र में ये प्रदर्शित किया गया लोगों की भीड़ दिखाई जा रही है। बाक्स 6.2 सामुदायिक पहचानों के डर से राज्यों द्वारा सांस्कृतिक विविधता को मिटाने की कोशिश। ऐतिहासिक तौर पर राज्यों ने राष्ट्र निर्माण की रणनीतियों के माध्यम से अपनी राजनीतिक वैधता को स्थापित करने और उसे और ज्यादा बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए हैं। उन्होंने आत्मसंरक्षण और एकीकरण की नीतियों के जरिए अपने नागरिकों को देशभक्ति, निष्ठा और आज्ञाकारिता प्राप्त करने के प्रयास किए हैं। इन उद्देश्यों को प्राप्त करना खास तौर पर सांस्कृतिक विविधता के संदर्भ में आसान नहीं था, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में नागरिक अपने देश के साथ अपनत्व रखने के साथ साथ संभवतः अपने निर्जातीय, धार्मिक, भाषाई अथवा अन्य किस प्रकार के समुदाय के साथ भी गहरा तादात्म रखते हैं। अधिकांश राज्यों को यह डर था कि इस अंतर को मान्यता प्रदान किए जाने से सामाजिक विखंडन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और समरसतापूर्ण समाज के निर्माण में रुकावट आएगी। संक्षेप में इस प्रकार की पहचान संबंधित राजनीतिक राज्य की एकता के लिए खतरा समझी गई। इसके अलावा इस प्रकार के अंतरों का समायोजन करना राजनीतिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण होता है। इसीलिए अनेक राज्यों ने इन विविध पहचानों को राजनीतिक स्तर पर दबाया या नजरअंदाज किया। आत्मसत्करण की नीतियां, जिनके अंतर्गत अक्सर निर्जातीय, धार्मिक या भाषाई समूहों की पहचान को एकदम दबा दिया जाता है, समूहों के बीच पाई जाने वाली सांस्कृतिक विभिन्नताओं को मिटाने की कोशिश करती है। एकीकरण की नीतियां केवल एक अकेली राष्ट्रीय पहचान बनाए रखना चाहती है, जिसके लिए वे सार्वजनिक तथा राजनीतिक कार्य क्षेत्र में निर्जातीय, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक विभिन्नताओं को दूर करने का प्रयत्न करती हैं, लेकिन निजी क्षेत्रों में इन्हें बनाए रखने की इजाजत देती है। ये दोनों प्रकार की नीतियों के समुच्चय एक अकेली राष्ट्रीय पहचान को अपनाते हैं। आत्मसत्कारणीकरणवादी
एकीकरणवादी रणनीतियां विभिन्न अंतर्क्षेपी उपायों द्वारा एकल राष्ट्रीय पहचान स्थापित करने की कोशिश करती हैं, जैसे संपूर्ण शक्ति को ऐसे मंच में केंद्रित करना जहां प्रभावशाली समूह बहुसंख्यक हो और स्थानीय या अल्पसंख्यक समूह की स्वतंत्रता को मिटाना। प्रभावशाली समूह की परंपराओं पर आधारित एक एकीकृत कानून एवं न्याय व्यवस्था को थोपना और अन्य समूहों द्वारा प्रयुक्त वैकल्पिक व्यवस्थाओं को खत्म कर देना। प्रभावशाली समूह की भाषा को ही एकमात्र राजकीय राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाना और उसके द्वारा प्रयोग को सभी सार्वजनिक संस्थाओं में अनिवार्य बना देना। प्रभावशाली समूहों की भाषा और संस्कृति को राष्ट्रीय संस्थाओं के जरिए, जिनमें राज्य नियंत्रित जनसंपर्क के माध्यम और शैक्षिक संस्थाएं शामिल है, बढ़ावा देना। प्रभावशाली समूह के इतिहास, शूरवीरों और संस्कृति को सम्मान प्रदान करने वाले राज्य प्रतीकों को अपनाना। राष्ट्रीय पर्व, छुट्टी या सड़कों आदि के नाम निर्धारित करते समय भी इन्हीं बातों का ध्यान रखना। अल्पसंख्यक समूह और देशज लोगों में जमीनें, जंगल और मत्स्य क्षेत्र छीनकर उन्हें राष्ट्रीय संसाधन घोषित कर देना। स्रोत: संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट 2004 अध्याय 3 फीचर 3.1 से यथोचित परिवर्तन के साथ उद्धृत है। संक्षिप्त में, आज किसी राष्ट्र को परिभाषित करना कठिन है और इसी संबंध में यही कहा जा सकता है कि राष्ट्र एक ऐसा समुदाय होता है जो अपना राज्य प्राप्त करने में सफल हो गया है। दिलचस्प बात तो यह है कि इसके विपरीत रूप में अधिकाधिक सच हो गए हैं। जिस प्रकार आज भावी अथवा आकांक्षी राष्ट्रीयता अपना राज्य बनाने के लिए अधिकाधिक प्रयत्नशील है, वैसे ही मौजूदा राज्य यह दावा करना ज्यादा से ज्यादा जरूरी मान रहे हैं कि वे एक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। आधुनिक युग अब की कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक समाज की बोध के अध्याय 4 में आधुनिकता पर की गई चर्चा को याद करें का एक विशिष्ट लक्षण है राजनीतिक वैधता के प्रमुख स्रोत के रूप में लोकतंत्र और राष्ट्रवाद की स्थापना। इसका अर्थ यह है कि आज एक राज्य के लिए राष्ट्र एक सर्वाधिक स्वीकृति अथवा औचित्यपूर्ण आवश्यकता है, जबकि लोग राष्ट्र की वैधता के चरम स्रोत हैं। दूसरे शब्दों में, राज्यों को राष्ट्र की उतनी ही या उससे भी अधिक आवश्यकता होती है जितनी कि राष्ट्रों को राज्य की। लेकिन जैसे कि हमने पूर्ववर्ती पैराग्राफ में देखा है, यह राज्य, राष्ट्र और समुदाय के उन विविध रूपों के बीच जिन पर राज्य राष्ट्र आधारित हो सकता है, ऐतिहासिक दृष्टि से कोई निश्चित और तार्किक आवश्यक संबंध नहीं होता। इसका अर्थ यह हुआ कि इस प्रश्न का कोई पूर्व निर्धारित उत्तर नहीं है। राष्ट्र राज्य के राज्य भाग को उन विभिन्न प्रकार के समुदायों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए जो राष्ट्र भाग को बनाते हैं, जैसा कि बाक्स 6.2 में दिखाया गया है, जो कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सांस्कृतिक एवं लोकप्रिय विषय पर 2004 की रिपोर्ट पर आधारित है। अधिकांश राज्य आमतौर पर सांस्कृतिक विविधता के प्रति सानुकूल रहे हैं और उन्होंने उस समय कम करने या मिटाने की कोशिश की है। तथापि अनेक सफल उदाहरण है, जिनमें भारत भी एक है, जो यह दर्शाता है कि विभिन्न प्रकार की सामुदायिक पहचानों को एक मानक प्रकार में समरूप किए बिना भी एक मजबूत राष्ट्र राज्य बनाना पूरी तरह संभव है। बाक्स 6.2 में आत्मसत्कारीकरणवादी और एकीकरणवादी नीतियों का उल्लेख किया गया है। आत्मसत्करण को बढ़ावा देने वाली नीतियों का उद्देश्य सभी नागरिकों को एक समान सांस्कृतिक मूल्यों और मानकों को अपनाने के लिए राजी, प्रोत्साहित या मजबूर करना है। यह मूल्य तथा मानक आमतौर पर संपूर्ण रूप से या अधिकांशतः प्रभावशाली सामाजिक समूह के होते हैं। समाज में अनेक अप्रभावशाली अथवा अधीनस्थ बनाए गए समूहों से यह आशय अथवा अपेक्षा की जाती है कि वे अपने सांस्कृतिक मूल्यों को छोड़ दें और निर्धारित मूल्यों को अपना लें। एकीकरण को बढ़ावा देने वाली नीतियां शैली की दृष्टि से तो
अलग होती हैं, पर उनका सर्वोपरि उद्देश्य भिन्न नहीं होता। वे इस बात पर बल देती हैं कि सार्वजनिक स्वीकृति को सामान्य राष्ट्रीय स्वरूप तक सीमित रखा जाए, जबकि सभी गैर राष्ट्रीय संस्कृति को निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया जाए। इस मामले में भी प्रभावशाली समूह की संस्कृति को राष्ट्रीय संस्कृति जाने माने जाने का खतरा रहता है। जब तक आप लोग संभवतः यह जान गए होंगे कि आखिरी समस्या क्या है, समुदाय के किसी विशिष्ट रूप और राज्य के आधुनिक रूप के बीच कोई संबंध होना आवश्यक नहीं है। समुदाय एक पहचान के बहुत से आधार है, जैसे भाषा, सांस्कृतिक, जातीय आदि में से कोई भी एक आधार राष्ट्र को स्वरूप प्रदान कर सकता है अथवा नहीं भी कर सकता है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन चूंकि सामुदायिक पहचाने राष्ट्र निर्माण के आधार के रूप में कार्य कर सकती है, इसीलिए पहले से विद्यमान राज्य सभी प्रकार की सामुदायिक पहचानों को खतरनाक प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं। इसीलिए राज्य आमतौर पर किसी एक समरूप राष्ट्रीय पहचान का इसीलिए पक्ष लेते हैं कि वे उसका नियंत्रण एवं प्रबंधन कर सकेंगे, किंतु सांस्कृतिक विविधता का दमन करना बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि उससे अन्य अल्पसंख्यक अथवा अधीनस्थ समुदायों का अलगाव हो जाता है, जिनकी संस्कृति को गैर राष्ट्रीय मान लिया जाता है। इसके अलावा कोई भी दमनकारी कार्य सामुदायिक पहचान को और गहरा बनाने का विपरीत प्रभाव उत्पन्न करता है। इसीलिए सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करना अथवा कम से कम उसे बनाए रखना व्यवहारिक तथा सिद्धांतिक तात्विकता दोनों ही दृष्टिकोण से अच्छी नीति है। सांस्कृतिक विविधता एवं भारतीय राष्ट्र राज्य एक विहंगम दृष्टि भारत राष्ट्र राज्य सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से विश्व के सर्वाधिक विविधतापूर्ण देशों में से एक है। इसकी जनसंख्या सन 2011 की जनगणना के तदार्थ आंकड़ों के अनुसार यह 121 करोड़ है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व भर में इसका स्थान दूसरा है और जल्द ही यह पहला स्थान प्राप्त करने वाला है। यहाँ के 1 अरब 100 करोड़ से ज्यादा लोग कुल मिलाकर लगभग 1632 भिन्न भिन्न भाषाएं और बोलियां बोलते हैं। इन भाषाओं में से 18 भाषाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता देकर उन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। इस प्रकार उन्हें विधिक प्रतिष्ठा की गारंटी दी गई है। जहां तक कि धर्म का सवाल है, यहाँ की 80.5% आबादी हिंदुओं की है, जो स्वयं भी क्षेत्रीय रूप से तरह तरह के विश्वासों और व्यवहारों तथा जातियों एवं भाषाओं की दृष्टि में बटे हुए हैं। लगभग 13.4% आबादी मुसलमानों की है, जिसकी बदौलत भारत विश्व में इंडोनेशिया तथा पाकिस्तान के बाद तीसरा सबसे बड़ा मुसलमान देश है। अन्य प्रमुख धार्मिक समुदायों में ईसाई लगभग 2.3% और सिख 1.9%, बौद्ध 0.8% और जैन 0.4% है। भारत की विशाल जनसंख्या के कारण ये छोटे छोटे प्रतिशतांश भी मिलकर बड़ी संख्या बन सकते हैं। सामुदायिक पहचान के साथ राष्ट्र राज्य के संबंधों की दृष्टि से भारत की स्थिति न तो आत्मसातीकरणवादी और न ही एकीकरणवादी की है, जिसके बारे में वाक्य 6.2 में बताया गया है। अपने प्रारंभ से ही स्वतंत्र भारतीय राज्य में आत्मसातीकरणीय नीति को नहीं माना गया है, तथापि ऐसे प्रारूप के लिए प्रभावशाली बहुसंख्यक हिंदू समुदाय के कुछ वर्गों की ओर से इसकी मांग की जाती रही है। हालांकि राष्ट्रीय एकीकरण को राज्य की नीति में लगाकर महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता रहा है, लेकिन कभी भारत उस रूप में एकीकरणवादी नहीं रहा, जैसे वाक्य 6.2 में बताया गया है। संविधान में यह घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, पर धर्म, भाषा और अन्य ऐसे कारकों को सार्वजनिक क्षेत्र में पूरी तरह निष्कासित नहीं किया गया है। सच तो यह है कि राज्य द्वारा इन समुदायों को व्यक्त रूप से मान्यता दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों की दृष्टि से मापे जाए तो अल्पसंख्यक धर्मों को अत्यंत प्रबल संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है। आमतौर पर भारत में समस्या यह रही कि यहाँ कानूनी या सिद्धांत की तो कोई कमी नहीं रही, बल्कि उनके पालन या व्यवहार में थोड़ी कसर रही है। लेकिन कुछ
कुल मिलाकर भारत को राष्ट्र का एक अच्छा उदाहरण माना जा सकता है। यद्यपि यह राष्ट्र राज्यों के समक्ष उपस्थित होने वाली समस्याओं से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है। वाक्य 6.2 राष्ट्रीय एकता के साथ सांस्कृतिक विविधता एक लोकतांत्रिक राज्य राष्ट्र का निर्माण। जब राष्ट्र राज्य का एक विकल्प है राज्य राष्ट्र, जहां निर्जातीय, धार्मिक, भाषाई या देशज पहचानों पर आधारित विभिन्न राष्ट्र एक अकेली राज्य व्यवस्था के अंतर्गत शांति और सहयोग पूर्व एक साथ रह सकते हैं। वैयक्तिक अध्ययन और विश्लेषण यह दर्शाते हैं कि बहुसंख्यक सांस्कृतिक राज्य व्यवस्थाओं में अस्थायी सहनशील लोकतंत्र को स्थापना की जा सकती है। विविध समूहों के सांस्कृतिक अपवर्जन, बहिष्कार को खत्म करने और बहुविधि तथा पूरक पहचानों का निर्माण करने के लिए स्पष्ट प्रयत्नों की आवश्यकता होती है। ऐसे प्रति संवेदी नीतियां विविधता में एकता का निर्माण करने के लिए हम भाव जागृत करने के लिए प्रोत्साहित देती हैं। नागरिक अपने देश तथा अपने अन्य सांस्कृतिक पहचानों के साथ तादात्म्य में स्थापित करने, साझी संस्थाओं में अपना विश्वास बनाने और लोकतांत्रिक राजनीति में भाग लेने तथा उसे समर्थन देने के लिए सांस्कृतिक संस्थाओं तथा राजनीति में अवसर प्रदान प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी लोकतंत्र को मजबूत और गाढ़ा बनाने तथा सहनशील राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए प्रमुख कारक हैं। भारत के संविधान में इस अवधारणा को स्थान दिया गया है। भारतीय सांस्कृतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण राष्ट्र है, पर लंबे समय से चल रहे लोकतंत्र, जिनमें भारत भी एक है, का तुलनात्मक सर्वेक्षण यह दर्शाता है कि अपनी विविधता के बावजूद यह एक अत्यंत सशक्त लोकतंत्र है। लेकिन आधुनिक भारत संपूर्ण देश पर एक अकेली हिंदू पहचान को थोपने के लिए उत्सुक समूहों के उत्थान के साथ बहुविधि एवं पूरक पहचानों को दिए गए संवैधानिक वचनों के प्रति गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। आज भारत में यह खतरे समावेश के भावों को क्षति पहुंचाते हैं और अल्पसंख्यक के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। हाल में जो सांप्रदायिक हिंसा की घटना हुई है, उनसे भविष्य में सामाजिक मेल मिलाप की भावना के प्रति गहरी चिंताएं खड़ी होती हैं और देश के द्वारा पहले प्राप्त की गई उपलब्धियों को ठेस पहुंचाने का खतरा पैदा होता है। और ये उपलब्धियां थोड़ी नहीं, काफी अधिक है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत के संवैधानिक स्वरूप में भिन्न भिन्न समूहों के दावों को मान्यता देते हुए अनुकूल प्रतिक्रियाएं दिखलाई गई हैं और अनेक क्षेत्रीय, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बावजूद राज्य व्यवस्था को संगठित बनाए रखा है। जैसा कि तदात्मीकरण, पहचान, विश्वास और समर्थन को सूचकों के विषय में भारत के कार्य निष्पादन से पता चलता है। चार्ट एक इसके नागरिक देश के विविधतापूर्ण और अत्यंत स्तरबद्ध समाज के बावजूद देश तथा लोकतंत्र के लिए गंभीरता पूर्वक प्रतिबद्ध हैं। जब भारतीय लोकतंत्र के कार्य निष्पादन की तुलना में अन्य लंबे समय से स्थापित एवं संचालित हैं अधिक संपन्न लोकतंत्र से की जाती है, जो भारत का कार्य निष्पादन विशेष रूप से प्रभाव उत्पाद नजर आता है। भारत के सामने चुनौती इसलिए है कि उसने लोकतांत्रिक तरीके से बहुल्यवाद, स्थगत समायोजन और द्वंद्व समाधान की परिपाटियों में अपनी प्रतिबद्धता को उत्साहपूर्वक दोहराया है। एक बहुसांस्कृतिक लोकतंत्र के निर्माण के लिए राष्ट्र निर्माण के ऐतिहासिक प्रयासों को, कमजोरियों को स्वीकार करना और बहुविधि तथा पूरक पहचानों के लोगों को मान्यता देना बहुत जरूरी है। पहचान, विश्वास और समर्थन के माध्यम से समाज के सभी समूहों में समाज के प्रति निष्ठा की भावना जागृत करने के प्रयत्न भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय सशक्ति यह अपेक्षा नहीं करती कि कोई भी एक अकेली पहचान सब पर थोप दी जाए और विविधता की निंदा की जाए। राष्ट्रों के निर्माण की सफल रणनीति इस विविधता को रचनात्मक रीति से सांस्कृतिक मान्यता की प्रति संवेदी नीतियां बनाकर समायोजित कर सकती है और करती भी है। वे राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक समरसता, मेल मिलाप के दीर्घकालीन उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के प्रभाव उत्पाद समाधान है। स्रोत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट 2004 अध्याय 3
फीचर 3.1 से यथोचित परिवर्तन के साथ उद्धृत दृश्य में दिखाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का दृश्य ये प्रदर्शित किया गया है। चार्ट एक सांस्कृतिक विविधताओं का परिपालन भारतीय राज्य में विश्वास को सुदृढ़ बनाता है। विश्वास, समर्थन और पहचान गरीब विविधतापूर्ण देश अन्य बहुसांस्कृतिक नीतियां अपनाकर अच्छा काम कर सकते हैं। लोकतंत्र के लिए समर्थन, संस्थाओं में विश्वास, पहचान, राष्ट्रीय पहचान। लोकतंत्र सरकार के किसी भी अन्य रूप से अधिक पसंद किया जाता है। परसेंट में 1996 से 98 में और बहुत अधिक पूर्ण रूप से परसेंट में 1995 से 97। आपके राष्ट्रीय नागरिक होकर कितना गर्व महसूस करते हैं? बहुत अधिक पूर्ण रूप से परसेंट 1995 से 97 और प्रतिशत 100 में दिखाई गई है। उरुग्वे, स्पेन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, बेल्जियम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, ब्राजील, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, भारत, कनाडा, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य ऑस्ट्रेलिया, भारत, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, चिली, ब्राजील, कोरिया गणराज्य जो 0 से 20, 30, 40 और 60 और 100% में दिखाई गई है। टिप्पणी प्रतिशत में मामूली नहीं, कोई जवाब नहीं वाले उत्तर को शामिल नहीं किया गया है और दिए गए समय में सब हाल का वर्ष है। वर्ष 1952 से संबंधित आंकड़े 100, 1990 से 93 के दौरान सबसे हाल का वर्ष है। स्रोत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव विकास रिपोर्ट 2004 अध्याय 3 फीचर 3.1 चित्र 2 से। भारतीय संदर्भ में क्षेत्रवाद। भारत में क्षेत्रवाद भाषाओं, संस्कृतियों, जनजातियों और धर्मों की विविधता के कारण पाया जाता है। इस क्षेत्रों में पहचान चिन्हों के भौगोलिक संकेंद्रण के कारण भी प्रोत्साहन मिलता है और क्षेत्रीय वचन डिप्रिवेशन का भाव अग्नि में घी का काम करता है। भारतीय संघवाद इन क्षेत्रीय भावुकता को समायोजित करने वाला एक साधन है। भट्टाचार्य 2005 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में प्रारंभ में भारतीय राज्य ने ब्रिटिश भारतीय व्यवस्था को अपनाए रखा, जिसके अंतर्गत भारत बड़े बड़े प्रांतों में, जिन्हें प्रेसिडेंसी भी कहा जाता था, बटा हुआ था। मद्रास, बंबई और कोलकाता 3 बड़ी प्रेसिडेंसियां थी। प्रसंगवश हाल में इन तीनों शहरों के नाम, जिनके नाम पर प्रेसिडेंसियों के नाम थे, बदल दिए गए। यह बड़े बड़े बहुनिर्जातीय और बहुभाषाई प्रांत राज्य थे, जो भारत संघ कहे जाने वाले अर्धसंघीय राज्य की बड़ी बड़ी राजनीतिक प्रशासनिक इकाइयों के रूप में काम, ये चित्र में दिखाई गई है, अलग अलग भाषा में नाम है, करते थे। उदाहरण के लिए पुराना बंबई राज्य, जो बंबई प्रेसिडेंसी का एक दूसरा नाम था, मराठी, गुजराती, कन्नड़ और कोंकणी बोलने वाले लोगों का बहुभाषी राज्य था। इसीलिए मद्रास राज्य तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम बोलने वाले लोगों से मिलकर बना था। ब्रिटिश भारतीय राज्य द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रशासित प्रेसिडेंसी और प्रांतों के अलावा संपूर्ण राज्य में अनेक देशी राजाओं की सियासतें या राजवाड़े थे। इनमें मैसूर, कश्मीर और बड़ौदा के देशीय राज्य अपेक्षाकृत बड़े थे, लेकिन संविधान को स्वीकार किए जाने के तुरंत बाद औपनिवेशिक काल की इन सभी इकाइयों को तीव्र लोक आंदोलन के कारण भारत संघ के भीतर निर्जातीय भाषाई राज्यों के रूप में पुनर्गठित करना पड़ा। बाक्स 6.4 को देखिए। इस प्रकार धर्म ने न ही बल्कि भाषा ने क्षेत्रीय और जनजातीय पहचान के साथ मिलकर भारत में निर्जातीय राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए एक अत्यंत सशक्त साधन का काम किया, किंतु इसका यह बाक्स 6.4 भाषाई राज्यों ने भारतीय एकता को मजबूत करने में सहायता दी। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट 1 नवंबर 1956 को कार्यान्वित की गई थी, ने राष्ट्र के राजनीति और संस्थानिक जीवन के रूपांतरण में सहायता दी।
राज्य पुनर्गठन आयोग की पृष्ठभूमि यहाँ दी जा रही है। 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भाषाई आधार पर पुनर्गठित की गई। अब इसकी प्रांतीय इकाइयों ने भाषाई आधार पर अनुसरण किया, जैसे एक मराठी बोलने वाले के लिए, दूसरी उड़िया बोलने वाले के लिए, आदि आदि। इसी समय गांधी जी तथा देश के अन्य नेताओं ने अपने अनुयायियों को वचन दिया कि जब स्वतंत्रता मिल जाएगी तब नए राष्ट्रभाषा के अनुसार नए राज्यों के आधार पर पुनर्गठित किया जाएगा। किंतु विडंबना यह रही कि जब भारत को 1947 के अंततः स्वतंत्र भारत किया गया तो उसके साथ ही उसका विभाजन भी कर दिया गया। फिर जब भाषाई राज्य के प्रस्ताव को नेताओं ने अपने वचन पूरा करने के लिए कहा तो कांग्रेस ने हिचकिचाहट दिखलाई। देश का विभाजन अपने विश्वास के साथ गहरे लगाव का परिणाम था। इस प्रकार भाषा गहरी निष्ठा न जाने कितने और बंटवारे करवा देगी। इस विचारधारा उस समय के के कांग्रेसी नेताओं नेहरू, पटेल और राजाजी आदि के मन में रही। दूसरी ओर सभी बड़े छोटे कांग्रेसी नेता भाषाओं के आधार पर भारत का नया नक्शा तैयार करने पर तुले हुए थे। मराठी और कन्नड़ भाषाएं बोलने वालों ने इसके लिए प्रबल आंदोलन छेड़ दिए। यह लोग उस समय के अनेक राजनीतिक रियासतों में फैले हुए थे, जैसे तत्कालीन बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों और भूतपूर्व देशी राजाओं की सियासत जैसे मैसूर और हैदराबाद। लेकिन सबसे अधिक उग्रतापूर्ण विरोध बहुत बड़े तेलुगु भाषाई समुदाय की ओर से किया गया, जिनकी जनसंख्या बहुत बड़ी थी। अक्टूबर 1953 में एक पूर्व गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामुलु इस मुद्दे को लेकर आमरण अनशन पर बैठ गए और 7 सप्ताह बाद उनकी मृत्यु हो गई। पोट्टी श्रीरामुलु के बलिदान ने हिंसात्मक विरोध को भड़का दिया। परिणाम स्वरूप आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना करनी पड़ी। इसके अलावा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना करनी पड़ी, जिनसे 1956 में भाषा आधारित सिद्धांत के अनुमोदन पर औपचारिक अंतिम मोहर लगा दी। 1950 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू समेत अनेक नेताओं को यह डर था कि भाषा आधारित राज्य कहीं भारत के उप विभाजन की प्रक्रिया को और तेज न कर दे। लेकिन तथ्य तो यह है कि इसका उल्टा ही घटित हुआ। भाषा आधारित राज्यों ने भारतीय एकता को कोई ठेस नहीं पहुंचाई, बल्कि उसे और भी मजबूत करने में सहयोग दिया। कन्नडिग और भारतीय बंगाली और बंगाली भारतीय, तमिल और भारतीय गुजराती और भारतीय दोनों साथ साथ होना पूर्ण रूप से संगत से साबित हुए। लेकिन यह भी सच है कि भाषा पर आधारित ये राज्य कभी कभी आपस में लड़ते हैं। हालांकि ये विवाद अच्छे नहीं होते, पर यह और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। उसी 1956 में वर्ष में जब राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषाई आधार पर भारत का नया नक्शा तैयार करने के समादेश दिया, सिलोन जिसे अब श्रीलंका कहा जाता है, कि संसद ने उत्तर में तमिल भाषीय नागरिकों के भारी विरोध के बावजूद सिंहली को एकमात्र राज्य भाषा के रूप में घोषित कर दिया। एक वामपंथी सिंहली सांसद ने तो उग्र राष्ट्रवादियों को भविष्यवाणी के रूप में यह चेतावनी दे डाली कि एक भाषा दो राष्ट्र और दो भाषाएं एक राष्ट्र। सन 1983 से श्रीलंका में जो गृह युद्ध छिड़ा हुआ वह कुछ हद तक बहुसंख्यक भाषाई समूहों द्वारा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की अपेक्षा किए जाने की परिणाम है। भारत के अन्य पड़ोसी राज्य पाकिस्तान का 1971 में विभाजन हो गया, क्योंकि इसके पश्चिम भाग में पंजाबी और उर्दू भाषीय लोग पूर्वी भाग के बंगालियों की भावनाओं का आदर नहीं करना चाहते थे। लेकिन भारत में भाषाई राज्य के निर्माण के बदौलत ही भारत को एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। यदि भारतीय भाषाई समुदाय की भावनाओं की अपेक्षा की जाती तो शायद हमारे यहाँ भी यही स्थिति उत्पन्न हो जाती। एक भाषा 14 या 15 राष्ट्र। स्रोत दिनांक 1 जनवरी 2006 टाइम्स ऑफ इंडिया दैनिक में प्रकाशित रामचंद्र गुहा के लेख से यथोचित परिवर्तन के साथ उद्धृत है। मतलब नहीं कि सभी भाषाई समुदाय को राज्यत्व प्राप्त हो गया। उदाहरण के लिए सन 2000 में 3 नए राज्य अर्थात छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड के निर्माण में भाषा
ने कोई भूमिका अदा नहीं की, बल्कि जनजातीय पहचान, भाषा, क्षेत्रीय वचन और पारिस्थितिकी पर आधारित निर्जातीयता ने मिलकर तीव्र क्षेत्रीयता को अधिकार आधार प्रदान किया, जिसके परिणाम स्वरूप नए राज्यों की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्र राज्य में इस समय 28 संघीय राज्य और 8 केंद्र संघ शासित क्षेत्र केंद्रीय रूप से प्रशासित है। टिप्पणी: इस अध्याय में जहां राज्य शब्द का प्रयोग मोटे अक्षर में किया गया है, वहां यह भारतीय राष्ट्र राज्य के अंतर्गत आने वाली एक संघीय इकाई का द्योतक है। जहां सामान्य अक्षरों में इसे लिखा गया है, वहां यह ऊपर वर्णित बृहत संकल्पना श्रेणी के तहत प्रयोग किया गया है। क्षेत्रीय भावना को आदर देना मात्र ही राज्य निर्माण के लिए काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए एक ऐसा संस्थागत ढांचा होना भी जरूरी है जो यह सुनिश्चित कर सके कि वह एक बड़ी संघीय ढांचे के चित्र में दिखाई गई हैं। 1880 से 1930 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के दंपति सबसे ऊपर कोने से गुजराती, त्रिपुरा, मुंबई, अलीगढ़, हैदराबाद, गोवा, कोलकाता, स्रोत मालवीय कालेकर द्वारा संपादित विजुअलाइजिंग इंडियन वीमेन 1875 से 1947 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली से उद्धृत दृश्य दिखाई गई है। अंतर्गत एक स्वायत्तता इकाई के रूप में चल सकता है। भारत में यह कार्य राज्यों तथा केंद्रों की शक्तियों को परिभाषित करने वाले संवैधानिक उपबंधों द्वारा किया गया। भारत के संविधान में शासन संबंधी विषयों या कार्यों की सूची होती है, जिनकी जिम्मेदारी खासतौर पर राज्य या केंद्र की होती है। इसके साथ ही अन्य क्षेत्रों की समवर्ती सूची भी दी गई, जहां दोनों को ही कार्य संचालन की अनुमति है, जिनके बारे में राज्य और केंद्र दोनों ही कार्य कर सकते हैं। राज्य विधानमंडल संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के गठन को निर्धारित करते हैं। इसके अलावा कुछ आवधिक समितियां और आयोग है जो केंद्र राज्य संबंधों को निश्चित करते हैं। इसका एक उदाहरण वित्त आयोग है, जिसे 10 साल में केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा करने के लिए स्थापित किया जाता है। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में भी राज्यों की विस्तृत योजनाएं शामिल होती है और हर राज्य योजना आयोग द्वारा तैयार की जाती है। कुल मिलाकर संघीय प्रणाली काफी अच्छी तरह चलती रही, हालांकि इसमें कोई विवादास्पद मुद्दे भी रहे। उदारीकरण के युग में यानी 1990 से ही बढ़ती हुई अंतर क्षेत्रीय आर्थिक और आधारभूत ढांचे से संबंधित असमानताएं निर्माताओं, राजनीतिज्ञों और विद्वानों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। चूंकि आर्थिक विकास में निजी पूंजी निवेश, विदेशी और भारतीय दोनों को बड़ी अधिक भूमिका सौंपी गई, इसीलिए क्षेत्रीय समदृष्टि के तत्वों को कम महत्व मिला। यह इसलिए होता है क्योंकि निजी निवेशकर्ता आमतौर पर पहले से विकसित ऐसे राज्यों में पूंजी लगाना चाहते हैं जहां आधारभूत ढांचा तथा अन्य सुविधाएं बेहतर हो। निजी उद्योग के विपरीत सरकार केवल अपने मुनाफे को अधिक से अधिक बढ़ाने की बजाय क्षेत्रीय समदृष्टि और अन्य सामाजिक लक्ष्यों को कुछ महत्व दे सकती है। इसीलिए यदि बाजार अर्थव्यवस्था को छोड़ दिया जाए तो वह विकसित तथा अन्य पिछड़े क्षेत्रों के बीच विद्यमान अंतर को बढ़ा देती है। मौजूदा प्रवृत्तियों को बढ़ाने के लिए जनता की पहल की आवश्यकता होगी। राष्ट्र, राज्य एवं धर्म से संबंधित मुद्दे और पहचान, सांस्कृतिक विविधता के सभी पक्षों में शायद धार्मिक समुदाय और धर्म आधारित पहचानों के मुद्दे सबसे अधिक विवादास्पद हैं। इन मुद्दों को मोटे तौर पर दो संबंधित समूहों, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता और अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के अंतर्गत बांटा जा सकता है। धर्मनिरपेक्षता में सांप्रदायिकता के प्रश्न राज्य के धर्म और उन राजनीतिक समूहों के साथ संबंधों के बारे में होते हैं जो धर्म को अपनी प्राथमिक पहचान मानते हैं। अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बारे में प्रश्न उन निर्णयों से संबंधित होते हैं कि राज्य विभिन्न धार्मिक, निर्जाति या अन्य समुदायों के साथ जो संख्या या शक्ति, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति सहित की दृष्टि से असमान है, के साथ बर्ताव करता है।
क्रियाकलाप 6.4 अपने राज्य के उद्भव के बारे में पता लगाएं। यह कब बनाया गया था, इसे परिभाषित करने की मुख्य कसौटी क्या थी, क्या वह भाषा निर्जातीय, जनजातीय, अचान क्षेत्रीय, वचन, परिस्थिति की अंतर अथवा कोई अन्य कसौटी थी। भारतीय राष्ट्र राज्य के अंतर्गत पाए जाने वाले अन्य राज्यों से इसकी तुलना कैसे की जा सकती है। भारत के सभी राज्यों का उनके निर्माण की कसौटी के आधार पर वर्गीकरण करने का प्रयास करें। क्या आप वर्तमान में चल रही किन्हीं सामाजिक आंदोलनों से परिचित हैं जो एक राज्य के निर्माण की मांग कर रहे हैं। इन आंदोलनों द्वारा प्रयोग की जा रही कसौटियों का पता लगाने की कोशिश करें। संकेत तेलंगाना और विदर्भ आंदोलनों और आपके अपने क्षेत्र में चल रहे किसी आंदोलन पर विचार करें। अल्पसंख्यकों के अधिकार और राष्ट्र निर्माण। भारतीय राष्ट्रवाद में प्रभावशाली प्रवृत्ति समावेश और तो लोकतांत्रिक दृष्टि से चिन्हित रही। यह दृष्टि में समावेशात्मक इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि इसमें विविधता की बहुलता को मान्यता दी जाती रही, और लोकतंत्रात्मक इसलिए क्योंकि यह भेदभाव और अपवर्जन को नकारती है और एक न्यायपूर्ण एवं सामाजिक उचित समाज की स्थापना करती है। लोक शब्द का अपवर्जन दृष्टि से धर्म, निर्जातीय, प्रजाति या जाति द्वारा परिभाषित किसी विशेष समूह के प्रासंगिक में नहीं देखा गया। मानवतावादी विचारों ने भारतीय राष्ट्रवादी को प्रभावित किया और अपवर्जनात्मक राष्ट्रवाद के पूर्व पक्षों पर महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे अग्रणी महानुभावों द्वारा व्यापक रूप से टीका टिप्पणी की गई। 6.5 अपवर्जनात्मक राष्ट्रवाद की बुराइयों के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर के विचार। जहाँ पाश्चात्य राष्ट्रवाद की भावना का बोलबाला हो तो सभी लोगों को बचपन से ही घृणा करना और महत्वाकांक्षाओं का पोषण करना तमाम तरीकों से सिखाया जाता है। जैसे इतिहास में अर्ध सत्यों और असत्यों को गढ़कर अन्य प्रजातियों के बारे में लगातार मिथ्या निरूपण करके और उनके प्रति प्रतिकूल भावनाओं की संस्कृति बनाकर कभी क्षण भर के लिए भी यह न सोचे कि चोट आप दूसरी प्रजातियों को पहुंचाते हैं वह आपको प्रभावित नहीं करेगी, अथवा जो वैमनस्य के बीज आप अपने घरों के चारों ओर बोते हैं वे आने वाले संपूर्ण समय के लिए रक्षा की दीवार बनकर आपकी रक्षा करेगा। संपूर्ण जन समुदाय के मन में अपनी श्रेष्ठता का असामान्य दंभ भरना, अपनी नैतिक निर्दयता और गलत तरीकों से जमा की गई दौलत पर गर्व करना सिखाना, युद्ध के जरिए जीते गए विजयों पर हारों के प्रदर्शन द्वारा विजित राष्ट्रों को सदैव अपमानित करना और बच्चों के मन में दूसरे के प्रति अवमानना के भाव भरने के लिए इन विद्यालयों का इस्तेमाल करना, पश्चिम की नकल करना जहां मानवता के घावों से सौगंध आ रही है। स्रोत आंतर नेशनलिज्म, रविन्द्रनाथ टैगोर 1917, मुद्रण 1930, मैकमिलन मद्रास। समावेशात्मक राष्ट्र को प्रभावी बनाने के लिए तत्संबंधी विचारधारा को संविधान में स्थान देना पड़ा। इसका कारण है, जैसा कि अनुभाग 6.1 में पहले ही चर्चा की जा चुकी है, प्रभावशाली समूह में यह मानकर चलने की अत्यंत प्रबल प्रवृत्ति होती है कि उनकी संस्कृति या भाषा अथवा धर्म राष्ट्र राज्य की सांस्कृतिक भाषा या धर्म के समान है, किंतु एक मजबूत और लोकतंत्रात्मक राष्ट्र के लिए सभी समूहों और विशेष रूप से अल्पसंख्यक समूहों के अधिकारों को सुनिश्चित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों की आवश्यकता होती है। अल्पसंख्यकों की परिभाषा के बारे में एक संक्षिप्त परिचर्चा हमें एक सबल, संयुक्त और लोकतंत्रात्मक राष्ट्र के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के महत्व को समझने में सक्षम बनाती है। अल्पसंख्यक समूह की धारणा का समाजशास्त्र में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है एवं इसका सिर्फ एक संख्यात्मक विशिष्टता के अलावा और ज्यादा महत्व है। इसमें आमतौर पर असुविधा या हानि का भाव निहित है। अतः विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यकों जैसे अत्यंत धनवान लोगों को आमतौर पर अल्पसंख्यक नहीं कहा जा सकता, और यदि उल्लेख करना ही हो तो उनके साथ कोई विशेषक जोड़ दिया जाता है, जैसे विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक। जब अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग विशेष के बिना किया जाता है तो सामान्यतः इसका अभिप्राय है अपेक्षाकृत छोटे लेकिन साथ ही सुविधा वंचित समूहों से होता है। अल्पसंख्यक शब्द का समाजशास्त्रीय भाव यह भी है कि अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्य एक सामूहिकता
सामूहिकता का निर्माण करते हैं, यानी उनमें अपने समूह के प्रति एकात्मक एकजुट और उससे संबंधित होने का प्रबल भाव होता है। यह भाव हानि अथवा असुविधा से जुड़ा है, क्योंकि पूर्वाग्रह और भेदभाव का शिकार होने का अनुभव आमतौर पर अपने ही समूह के प्रति निष्ठा और दिलचस्पी की भावनाओं को बढ़ावा देता है। GDC 2001 248। इसीलिए जो समूह सांख्यिकी दृष्टि से अल्पसंख्यक हो, जैसे बाएं हाथ से खेलना या लिखने वाले लोग या 29 फरवरी को जन्मे लोग, समाजशास्त्रीय अर्थ में अल्पसंख्यक नहीं होते, क्योंकि वे किसी सामूहिकता का निर्माण नहीं करते। ये कुछ चित्र दिखाई गई है। हालांकि कुछ ऐसे असामान्य उदाहरण भी लिए जा सकते हैं जहां कोई अल्पसंख्यक समूह किसी एक अर्थ में तो सुविधा वंचित कहा जा सकता है, लेकिन दूसरे अर्थ में नहीं। इसीलिए उदाहरण के लिए पारसियों या सिखों जैसे धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग आर्थिक दृष्टि से अपेक्षाकृत संपन्न हो सकते हैं, लेकिन वे फिर भी सांस्कृतिक अर्थ में सुविधा वंचित हो सकते हैं, क्योंकि हिंदुओं का विशाल जनसंख्या की तुलना में उनकी संख्या कम है। बहुसंख्यक वर्ग के जनसांख्यिकीय प्रभुत्व के कारण धार्मिक अथवा सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है। लोकतंत्रात्मक राजनीति में संख्यात्मक बहुमत के चुनाव के जरिए राजनीतिक शक्ति में परिवर्तित कर लेना सदा संभव होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि धार्मिक अथवा सांस्कृतिक अल्पसंख्यक वर्ग राजनीतिक दृष्टि से कमजोर होते हैं, भले ही उनका आर्थिक या सामाजिक स्थिति कैसी भी हो। उन्हें यह जोखिम तो उठाना ही होगा कि बहुसंख्यक समुदाय राजनीतिक संस्कृति को हथिया लेगा और उनकी धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को दबाने के लिए राजतंत्र का दुरुपयोग करेगा और अंततः उन्हें अपनी अलग पहचान छोड़ देने के लिए मजबूर कर देगा। चित्र में प्रदर्शित बाएं कोने पर कश्मीर पोशाक में सजी बच्ची, दाएं कोने में भारत के विभिन्न हिस्सों के व्यंजन, नीचे विभिन्न भारतीय राज्यों की पोशाक से सजी गुड़ियाएं दिखाई गई हैं। दृश्य में धार्मिक अल्पसंख्यकों की तुलनात्मक आकार और विवरण बॉक्स 6.6 में दिखाए गए। जैसा कि सर्वविदित है, भारत में हिंदुओं का बहुमत अत्यधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी आबादी लगभग 96.6 करोड़ है, जो देश की संपूर्ण जनसंख्या का 79.8% है। हिंदुओं की जनसंख्या सभी अन्य अल्पसंख्यक धर्मावलंबियों को सम्मिलित जनसंख्या से लगभग 4 गुना बड़ी है और सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह यानी मुसलमानों से लगभग 6 गुना बड़ी है। लेकिन यह तथ्य भ्रामक भी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि हिंदू लोग एक स्वजातीय समूह नहीं है, बल्कि वे अनेक जातियों में बटे हैं। वैसे अन्य सभी प्रमुख धर्मों में भी भिन्न भिन्न सीमा तक जातीय होती हैं। अब तक मुसलमान समुदाय ही भारत में सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग है। सन 2011 में उनकी संख्या 13.8 करोड़ यानी संपूर्ण जनसंख्या का 14.2% थी। वे देश में सर्वत्र फैले हुए हैं। जम्मू और कश्मीर में वे बहुसंख्यक हैं और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान में उनकी काफी बड़े अंतर्निवास हैं। ईसाइयों की जनसंख्या 2.78 करोड़ यानी संपूर्ण जनसंख्या का 2.3% और वे सर्वत्र फैले हुए हैं। अलबत्ता पूर्वोत्तर और दक्षिण राज्यों में उनके अंतर्निवास काफी बड़े हैं। 3 ईसाई बाहुल्य राज्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। नागालैंड 88%, मिजोरम 87%, मेघालय 74.5%, गोवा 25% और केरल 18.4% में भी काफी बड़ी संख्या में ईसाई लोग रहते हैं। सिख धर्मावलंबियों की जनसंख्या 1.7 है, 2.1 करोड़ है। वैसे तो वे देश के सभी भागों में फैले हुए हैं, पर उनका विशेष जमाव पंजाब में है, जहां वे बहुसंख्यक 58% हैं। इसके अलावा और भी अन्य छोटे धार्मिक समूह हैं। बौद्ध 80%, 0.7%, जैन 45 लाख 0.4% और अन्य धर्म एवं संप्रदाय 80 लाख 0.7। बौद्ध का सर्वाधिक अनुपात सिक्किम 27% और अरुणाचल प्रदेश 12% में है, जबकि बड़े राज्यों में से महाराष्ट्र में बौद्ध का अनुपात सर्वाधिक 6% है। जैन का सर्वाधिक अनुपात महाराष्ट्र 1.3%, दिल्ली और गुजरात 1% में पाया जाता है। ब्रिटिश
उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष के लंबे वर्ष में भारतीय राष्ट्रवादियों ने भारत की विविधता को मान्यता और आदर देने की अनिवार्य आवश्यकता को समझा। वास्तव में विविधता में अनेकता का मुहावरा भारतीय समाज के बाहुल्य एवं विविध स्वरूप को समझने का एक सूत्र बन गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनेक विचार विमर्श पूर्ण सत्रों में अल्पसंख्यक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अनेक चर्चाएं हुई और अंतर्गत भारतीय संविधान में उन्हें अभिव्यक्ति मिली। जैदी 1984 बाग 6.7 अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने के विषय में डॉक्टर अंबेडकर के विचार उन कट्टरपंथियों को जिनके मन में अल्पसंख्यक के संरक्षण के विरुद्ध एक तरह का दुराग्रह घर कर गया है। मैं दो बात कहना चाहता हूँ। यह एक कि अल्पसंख्यक वर्ग एक ऐसी विस्फोटक शक्ति है जो यदि भड़क उठे तो राज्य की संपूर्ण रचना को तार तार कर देगी। यूरोप का इतिहास इस तथ्य का ठोस एवं भयावह साक्ष्य प्रस्तुत करता है। दूसरी बात यह है कि भारत के अल्पसंख्यक अपने अस्तित्व को बहुसंख्यकों के हाथों में सौंपने के लिए सहमत हुए हैं। आयरलैंड के विभाजन को रोकने के लिए चली बातचीत के इतिहास में रेडमंड ने कार्सन से कहा, आप प्रोटेस्टेंट अल्पसंख्यकों के लिए चाहे जो सुरक्षा मांग ले, हमें आयरलैंड की संयुक्त और विभाजित रखना है। कार्सन का उत्तर था, लानत है तुम्हारी सुरक्षा पर, हम तुम्हारे द्वारा शासित होने ही नहीं चाहते। भारत में अल्पसंख्यकों के किसी भी वर्ग के यह रुख नहीं अपनाया। जॉन रेडमंड बहुसंख्यक कैथोलिक के नेता सर एडवर्ड कार्सन, अल्पसंख्यक प्रोटेस्टेंट के नेता स्रोत संविधान सभा के बाद विवाद 1950 से 310 311 नारंग 2002 से 63 से उद्धृत है। भीमराव रामजी अंबेडकर 1851 से 1956। बौद्ध धर्म के पुनः प्रवर्तक विधिवेत्ता विद्वान एवं राजनीतिक नेता भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार हैं। इनका जन्म एक गरीब और स्पृश्य समुदाय में हुआ था। इन्होंने अपना जीवन अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष करने में लगा दिया। ये भारतीय संविधान के निर्माता यह जानते थे कि एक सुदृढ़ एवं संयुक्त राष्ट्र का निर्माण तभी संभव होगा जब जनता के सभी वर्गों को अपने धर्म का पालन करने और अपने संस्कृति तथा भाषा का विकास करने का स्वतंत्रता होगी। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बिंदु को संविधान सभा में स्पष्ट किया, जैसे कि बात 6.7 में दर्शाया गया है। पिछले 3 दशकों में हमने देखा कि किस देश के विभिन्न समूहों के लोगों के अधिकारों को मान्यता न दी जाने से राष्ट्रीय एकता के लिए कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बांग्लादेश के निर्माण के अनेक मुद्दों में से एक प्रमुख मुद्दा पाकिस्तान राज्य की बांग्लादेश के लोगों के सांस्कृतिक तथा भाषाई अधिकारों को मान्यता देने की अनिच्छा था। श्रीलंका में निर्जातीय संघर्ष के कारणभूत अनेक विवादास्पद मुद्दों में से एक था सिंहली भाषा को एक राष्ट्र भाग से 6.8। अल्पसंख्यकों एवं सांस्कृतिक विविधता पर आधारित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। राज्य द्वारा पोषित एवं राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। दूसरा, शिक्षा संस्थान को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है। क्रियाकलाप 14.5 ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब एक संदर्भ में जो बहुसंख्यक होते हैं वह किसी दूसरे संदर्भ में अल्पसंख्यक बन जाते हैं या इसका विलोम भी हो सकता है। इस स्थिति के कुछ ठोस उदाहरण का पता लगाइए और उसके निहितार्थों पर चर्चा करें। याद रहे कि एक अल्पसंख्यक वर्ग की समाजशास्त्रीय संकल्पना में केवल तुलनात्मक संख्या ही नहीं बल्कि शक्ति,
भी सम्मिलित होती है। सुझाव रंग भेद नीति के इस्तेमाल होने से पहले और बाद में दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोग, कश्मीर में हिंदू, गुजरात में मुसलमान हिंदुओं से उच्च जातियां, पूर्वोत्तर में जनजातीय लोग। भाषा के रूप में थोपा जाना, इस प्रकार भारत में भी किसी भाषा या धर्म को किसी भी समूह पर जोर जबरदस्ती से थोपा जाना राष्ट्रीय एकता को कमजोर करता है, जो विभिन्नताओं की मान्यता पर आधारित है। भारतीय राष्ट्रवाद इसे मान्यता देता है और भारतीय संविधान इसकी परिपुष्टि करता है। वाक्य 6.8 अंत में इस तथ्य को दृष्टिगत रखना उपयोगी है कि अल्पसंख्यक अकेले भारत में ही नहीं सर्वत्र पाए जाते हैं। अधिकांश राज्य राष्ट्रों में एक प्रभावशाली सामाजिक समूह होता है, चाहे वह सांस्कृतिक, निर्जातीय, प्रजातीय अथवा धार्मिक हो। विश्व में कहीं भी ऐसा कोई राज्य नहीं है जो अन्य रूप में एक समरूप सांस्कृतिक समूह से बना हो। यहाँ तक कि जहाँ ऐसा काफी हद तक सच था, जैसे आइसलैंड, स्वीडन या दक्षिण कोरिया जैसे देशों में, वहां भी आधुनिक पूंजीवादी उपनिवेशवाद और बड़े पैमाने पर हुए प्रवसन के कारण समूहों को बहुविधता पाई जाने लगी। यहाँ तक कि सबसे छोटे राज्य में भी अल्पसंख्यक पाए जाते हैं, चाहे वह धार्मिक, निर्जातीय, भाषाई अथवा प्रजातीय आधार पर हो। सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता एवं राष्ट्र राज्य सांप्रदायिकता। रोजमर्रा की भाषा में सांप्रदायिकता या संप्रदायवाद का अर्थ है धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रामक उग्रवाद। उग्रवाद अपने आप में एक ऐसा अभिवृत्ति है जो अपने समूहों को ही वैध या श्रेष्ठ समूह मानती है और अन्य समूहों को निम्न, अवैध अथवा विरोध समझती है। इस बात को और सरल शब्दों में कहें तो सांप्रदायिकता एक आक्रामक राजनीतिक विचारधारा है जो धर्म से जुड़ी होती है। यह एक अनूठा भारतीय अथवा शायद दक्षिण एशियाई अर्थ है जो साधारणतः अंग्रेजी शब्द के भाव से भिन्न है। अंग्रेजी भाषा में कम्युनल शब्द का अर्थ है व्यक्ति की बजाय समुदाय यानी कम्युनिटी या सामूहिकता से जुड़ा हुआ व्यक्ति। भाव, विचार आदि अंग्रेजी अर्थ तटस्थ है, जबकि दक्षिण एशियाई अर्थ प्रबल रूप से अवेशित है। इस अवेश को सकारात्मक दृष्टि से देखा जा सकता है यदि देखने वाला सांप्रदायिकता के प्रति सहानुभूति रखता हो, अथवा नकारात्मक दृष्टि से भी यदि देखने वाला इसका विरोधी हो। इस बात पर बल देना जरूरी है कि सांप्रदायिकता राजनीति से सरोकार रखती है, धर्म से नहीं। यद्यपि संप्रदायवादी धर्म के साथ गहन रूप से जुड़े होते हैं, पर वास्तव में व्यक्तिगत विश्वास और संप्रदायवाद चित्र में कुछ संप्रदाय अलग अलग दिखाए गए हैं। मुस्लिम के लिए अलग दिखाई गई है। संप्रदायवाद में आवश्यक रूप से कोई संबंध नहीं होता है। एक संप्रदायवादी श्रद्धालु भी हो सकता है और नहीं भी, एवं श्रद्धालु लोग संप्रदायवादी हो भी सकते हैं और नहीं भी, किंतु सभी संप्रदायवादी धर्म पर आधारित एक राजनीतिक पहचान में अवश्य विश्वास रखते हैं। मुख्य कारक है ऐसे लोगों के प्रति अभिवृत्ति जो अन्य प्रकार की पहचानों में, जिनमें अन्य धर्म आधारित पहचान भी शामिल हैं, विश्वास रखते हैं। संप्रदायवादी आक्रामक राजनीतिक पहचान बनाते हैं और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की निंदा करने या उस पर आक्रमण करने को तैयार रहते हैं जो उनकी पहचान का साझेदार नहीं होता। संप्रदायवाद की एक प्रमुख विशेषता उसका यह दावा है कि धार्मिक पहचान अन्य सभी की तुलना में सर्वोपरि होती है, चाहे कोई गरीब हो या अमीर, चाहे किसी का कोई भी व्यवसाय हो, जाति या राजनीतिक विश्वास हो, धर्म ही सब कुछ होता हो, उसी के आधार पर उसकी पहचान है। सभी हिंदू एक समान होते हैं, जैसे सभी मुसलमान, सिख आदि। इसके प्रभाव स्वरूप बड़े बड़े और विविध समूह एक तथा समरूप हो जाते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि यह अपने स्वयं के समूह के लिए और दूसरे के लिए भी किया जाता है। यह निश्चित रूप से इस संभावना को नकार देगा कि उदाहरण के लिए केरल के हिंदू, मुसलमान और ईसाई आपस में उन धर्मियों की तुलना में अधिक समानता रखते हैं जो कश्मीर, गुजरात या नागालैंड के निवासी करते हैं। यह इस संभावना को भी नकारते
है कि उदाहरण के लिए भूमिहीन कृषक, मजदूर अथवा उद्योगपति आपस में बहुत सी समानताएं रख सकते हैं, भले ही वह विभिन्न धर्मों एवं क्षेत्रों से संबंधित हों। भारत में संप्रदायवाद एक विशेष मुद्दा बन गया है, क्योंकि यह तनाव और हिंसा का पूरा वर्तक स्रोत रहा है। सांप्रदायिकता दंगों के दौरान लोग अपने अपने समुदाय को के पहचानहीन सदस्य बन जाते हैं। वे अपने अभिमान की पूर्ति एवं अपना पाला बचाने के लिए अन्य समुदायों के सदस्यों को मार डालने, उनके साथ बलात्कार करने और लूटपाट को तैयार हो जाते हैं। आमतौर पर ऐसे घृणित कार्यों का औचित्य दर्शाने के लिए यह कहा जाता है कि हम तो अपने सहधर्मियों के अन्यत्र या पहले कभी किए गए कत्लों या अपमानों का बदला ले रहे हैं। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो किसी न किसी प्रकार की सांप्रदायिक हिंसा से पूरी तरह मुक्त रहा हो। प्रत्येक धार्मिक समुदाय ने न्यूनाधिक या अधिक मात्रा में हिंसा की मार सही है। हालांकि अल्पसंख्यक समुदायों के लिए इसका मानसिक आघात आनुपातिक दृष्टि से बहुत अधिक रहा हो। अगर सांप्रदायिक दंगों के लिए सरकार को किसी हद तक जिम्मेदार ठहराया जाए तो कोई भी सरकार या सत्ताधारी दल इस मामले को निर्दोष होने का दावा नहीं कर सकता। वास्तव में सांप्रदायिक हिंसा के दो सर्वाधिक आघातकारी समकालीन उदाहरण दो प्रमुख राजनीतिक दल के शासनकाल में घटित हुए। दिल्ली में 1984 के सिख विरोधी दंगे कांग्रेस के राज्य में हुए और सन 2002 में गुजरात में मुसलमान विरोधी हिंसा का अभूतपूर्व पैमाने पर व्यापक दौर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में चला। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले के समय में भी सांप्रदायिक दंगे होते रहे हैं। ये दंगे अक्सर औपनिवेशिक शासकों द्वारा अपनाई गई फूट डालो और शासक करो की नीति के परिणाम स्वरूप हुआ करते थे, लेकिन उपनिवेशवाद के अंतर सामुदायिक झगड़ों को जन्म नहीं दिया। उपनिवेशिक काल से पहले भी ऐसे झगड़े होने का लंबा इतिहास रहा है और इसीलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के दंगों और मारकाट के लिए चित्र में ये दिखाए गए हैं, जो कि अलग अलग समुदाय के लोग हैं आपस में लड़ते हुए दिखाए गए हैं। मारकाट के कबीरदास समन्वयी परंपरा का चिर शाश्वत प्रतीक 14.9 हिंदू और मुसलमान भक्ति का समन्वित रूप प्रस्तुत करते कबीर के दोहे और पद बहुलवाद के चिर वांछित प्रतीक हैं। मोको कहे ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में न मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में। क्रियाकलाप 6.6 अपने माता पिता और परिवार के बुजुर्गों से बात करें और उनसे ऐसी कविताओं, गीता, लघु कथा का संग्रह करें जिनसे धार्मिक बाहुल्यवाद, समन्वयवाद अथवा सांप्रदायिक सौहार्द जैसे मुद्दे पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है। जब आप ऐसी संपूर्ण सामग्री इकट्ठा करके कक्षा के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तो आपको यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि धार्मिक बाहुल्यवाद की हमारी परंपरा का आधार कितना व्यापक है और विभिन्न भाषाई समूह, क्षेत्रों और धर्मों के अनुयायी कितने व्यापक रूप से उन परंपराओं को आपस में बांटते हैं। निश्चित रूप से उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। दरअसल यदि हम धार्मिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय अथवा जातीय संघर्षों के उदाहरण खोजना चाहें तो वे हमारे इतिहास के लगभग सभी प्रत्येक काल में मिल जाएगा। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे यहाँ धार्मिक बाहुल्यवाद की भी एक लंबी परंपरा रही है, जिसमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को लेकर वास्तविकता, आत्म मिश्रण या सामान्यवादी शामिल है। यह समानवीय विरासत, भक्ति और सूफी आंदोलनों के भक्ति गीतों और काव्य में स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती है। 6.9 संक्षिप्त में इतिहास हमारे समक्ष अच्छे और बुरे दोनों की तरह उदाहरण प्रस्तुत करता है। इससे हमें क्या सीखना चाहते हैं यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। धर्मनिरपेक्षतावाद, जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं कि समर्थक तथा विरोधी के बीच कुछ कड़वे विवादों के बावजूद सांप्रदायिक और सांप्रदायिकता शब्द के अर्थ तो बहुत कुछ स्पष्ट है। विरोधाभास स्वरूप धर्मनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्षतावाद शब्दों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना अत्यंत कठिन है, हालांकि वे भी उतने ही विवादास्पद है। वास्तव में धर्मनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षतावाद
सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत में प्रस्तुत सर्वाधिक जटिल शब्दों में से एक है। पाश्चात्य संदर्भ में इन शब्दों का मुख्य भाव चर्चा और राज्य की पृथकता का द्योतक है। धार्मिक और राजनीतिक सत्ता के पृथक्करण ने पश्चिम के सामाजिक इतिहास में एक बड़ा मोड़ ला दिया है। यह पृथक्करण धर्मनिरपेक्षीकरण या जनजीवन से धर्म में उत्तरोत्तर पीछे हटते जाने की प्रक्रिया से संबंधित था, क्योंकि अब धर्म को एक अनिवार्य दायित्व की बजाय स्वैच्छिक व्यक्तिगत व्यवहार के रूप में बदल दिया गया था। धर्मनिरपेक्षीकरण स्वयं आधुनिकता के आगमन और विश्व को समझने के धार्मिक तरीकों के विकल्प के रूप में विज्ञान तथा तर्क शक्ति के उदय से संबंधित है। धर्मनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्षता के भारतीय अर्थों में उनके पश्चिमी भावार्थ तो शामिल है ही, पर उनमें कुछ और भाव भी जुड़े हैं। रोजमर्रा की भाषा में धर्मनिरपेक्ष का सर्वाधिक सामान्य प्रयोग सांप्रदायिक के बिल्कुल विपरीत यानी विलोम के रूप में किया जाता है। इस प्रकार एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति या राज्य वह होता है जो किसी विशेष धर्म का अन्य धर्मों की तुलना में पक्ष नहीं लेता। इस भाव में धर्मनिरपेक्षता धार्मिक उग्रवाद का विरोधी भाव है और इसमें धर्म के प्रति विद्वेष का भाव होना जरूरी होता है। राज्य और धर्म के पारस्परिक संबंधों की दृष्टि से धर्मनिरपेक्षता का यह भाव सभी धर्मों के प्रति समान आदर का द्योतक होता है, न कि अलगाव या दूरी का। उदाहरण के लिए धर्मनिरपेक्षता भारतीय राज्य सभी धर्मों के त्योहारों के अवसर पर सार्वजनिक छुट्टी घोषित करता है। पाश्चात्य भाव के राज्य के सभी धर्मों से दूरी बनाए रखने और भारतीय राज्य के सभी धर्मों को समान आदर देने के कारण दोनों के बीच तनाव से एक तरह की कठिन स्थिति पैदा हो गई है। प्रत्येक भाव के समर्थक विचलित हो जाते हैं जब राज्य दूसरे भाव का समर्थन करने के लिए कुछ करता है। क्या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हज यात्रा के लिए धार्मिक आर्थिक सहायता प्रदान कर तथा तिरुपति तिरुमाला मंदिर परिसर के प्रबंधन को देखे और हिमालय के तीर्थ की यात्रा के लिए सहायता दे? उदाहरण के लिए क्या स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, अंबेडकर जयंती को छोड़कर बाकी सभी धार्मिक पर्वों की छुट्टियां खत्म कर दें? क्या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य गोवध पर प्रतिबंध लगा दे क्योंकि गाय एक विशेष धर्म के लिए पवित्र होती है? यदि वह ऐसा कर दे तो क्या वह सुअर की हत्या पर भी पाबंदी लगा दे क्योंकि एक दूसरे धर्म में सुअर का मांस खाने की मनाही है? यदि सेना में सिख सिपाही को लंबे केस रखने और पगड़ी पहनने की अनुमति दे दी जाए तो क्या हिंदू सिपाहियों को भी सिर मुड़वाने अथवा मुसलमान सिपाहियों को लंबी दाढ़ी रखने की इजाजत दी जाए? ऐसे प्रश्नों पर तीव्र विवाद छिड़ जाएगा जिनका समाधान बहुत कठिन होगा। भारतीय राज्य द्वारा धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रतिबद्ध होने के साथ साथ अल्पसंख्यकों के संरक्षण का वचन दिए जाने के बीच के तनाव के कारण भी कुछ अन्य प्रकार की जटिलताएं उत्पन्न हो जाती है। अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए यह आवश्यक है कि उनका एक ऐसे संदर्भ में विशेष ध्यान रखा जाए जहां राजनीतिक व्यवस्था के सामान्य कामकाज में उन्हें बहुसंख्यक समुदाय की तुलना में हानि पहुंचाती हो, लेकिन ऐसा संरक्षण दिए जाने से तुरंत ही अल्पसंख्यकों के पक्षपात या तुष्टीकरण का आरोप लगता है। विरोधी यह तर्क देते हैं कि इस प्रकार की धर्मनिरपेक्षता अल्पसंख्यकों के मत प्राप्त करने या उनसे अंतिम प्रकार का समर्थन लेने के लिए उन्हें अपने पक्ष में लाने का एक बहाना मात्र है। समर्थक यह दलील देते हैं कि ऐसे विशेष संरक्षण के बिना तो धर्मनिरपेक्षतावाद अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यक समुदायों के मूल्यों एवं प्रतिमानों को थोपने का एक बहाना बन सकता है। इस प्रकार के विवादों को समाधान का उस समय और भी अधिक कठिन हो जाता है जब राजनीतिक दल अथवा सामाजिक आंदोलन अपने निहित स्वार्थों के कारण उन्हें हल नहीं होने देते बल्कि उन्हें बनाए रखना चाहते हैं। हाल के समय में सभी धर्मों में संप्रदायों ने गति विरोधी बनाए रखने में योगदान दिया है। हिंदू संप्रदायों के पुनरुत्थान के नव जातीय राजनीतिक शक्ति के कारण इस जटिल स्थिति में एक और आयाम जुड़ गया है। साफ तौर पर एक नीति के
रूप में धर्मनिरपेक्षता एक सिद्धांत के रूप में और हमारे व्यवहार में इसका समझ को बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, परंतु इन सब के बावजूद यह अब भी सच है कि भारत का संविधान और कानूनी संरचना विभिन्न प्रकार के संप्रदायवाद द्वारा उत्पन्न की गई समस्याओं से निपटने के लिए काफी कुछ प्रभावकारी साबित हुआ है। स्वतंत्र भारत में प्रथम पीढ़ी के नेताओं ने जो अधिकार हिंदू और उच्च जातियों में थे, एक लोकतांत्रिक संविधान के द्वारा शासित एक उदार धर्मनिरपेक्ष राज्यों का वर्णन किया है। तदनुसार एक ऐसे राज्य की कल्पना की गई जो सांस्कृतिक दृष्टि से तटस्थ हो और एक ऐसे राष्ट्र की भी कल्पना की गई जो सभी नागरिकों का समावेशात्मक भूभागीय राजनीति समुदाय हो। राष्ट्र निर्माण को मुख्य रूप से आर्थिक विकास और सामाजिक रूपांतरण की राज्य चालित प्रक्रिया के रूप में देखा गया। यह आशा की गई थी नागरिकता के अधिकारों के सार्वभौमिकरण और मुक्त एवं प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति की तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सांस्कृतिक बाहुल्यताओं के समावेश से स्वयं निर्जाति समुदायों में और उनके तथा राज्य के बीच एक नया नागरिक समीकरण विकसित हो जाएगा। सेठ 1999 हो सकता है ये आशाएं वांछित रूप से पूरी न हुई हों, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही भारत के लोगों ने अपनी प्रत्यक्ष राजनीतिक भागीदारी एवं चुनावों के निर्णयों के माध्यम से बार बार एक धर्मनिरपेक्ष संविधान और राज्य के लिए अपने समर्थक की परिपुष्टि की है। इनकी आवाज को महत्व दिया ही जाना चाहिए। राज्य और नागरिक समाज अपने शायद यह ध्यान दिया होगा कि इस अध्याय के अधिकांश भाग में राज्य के बारे में ही विवेचना होती रही है। जब एक राष्ट्र में सांस्कृतिक विविधता के प्रबंधन की बात आती है तो राज्य वास्तव में एक अत्यंत निर्णायक संस्था के रूप ले लेता है। हालांकि यह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है, पर यह राष्ट्र और उसके लोगों से हटकर अपनी स्वतंत्र स्थिति भी बना सकता है और इस हद तक कि राज्य संरचना, विधानमंडल, अधिकारी तंत्र, दफ्तर, शाही न्यायपालिका, सशस्त्र सेनाएं, पुलिस और राज्य के अन्य स्कंद लोगों से पृथक हो जाते हैं। यह सत्तावादी बनाने की संभावित भी रखता है। एक सत्तावादी राज्य लोकतंत्रात्मक राज्य का विपरीत होता है। एक सत्तावादी राज्य में लोगों की आवाज नहीं सुनी जाती और जिनके पास शक्ति होती है वे किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। सत्तावादी राज्य अवसर, भाषण की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, राजनीतिक क्रियाकलाप की स्वतंत्रता, सत्ता के दुरुपयोग से संरक्षण का आधिकारिक कानून विधि की अपेक्षित प्रक्रिया का अधिकार जैसे अनेक प्रकार के नागरिक स्वतंत्रता को अक्सर सीमित या समाप्त कर देते हैं। सत्तावाद के अलावा इस बात की संभावना भी रहती है कि राज्य की संस्थाएं भ्रष्टाचार, अकुशलता अथवा संसाधन की कमी के कारण लोगों की जरूरतों के बारे में सुनवाई करने के लिए अक्षम और अनिच्छुक हो जाए। संक्षिप्त में ऐसे अनेक कारण हैं जिनकी वजह से राज्य वैसा नहीं होगा जैसे उसे होना चाहिए। इस संदर्भ में गैर राजकीय कर्ता और संस्थाएं महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि वे राज्य पर नजर रख सकते हैं, उसके अन्यायपूर्ण कार्यों का विरोध कर सकते हैं अथवा उसके प्रयत्नों से सहयोग कर सकते हैं। नागरिक समाज उस व्यापक कार्य क्षेत्र को कहते हैं जो परिवार के निजी क्षेत्रों से परे होता है लेकिन राज्य और बाजार दोनों क्षेत्रों से बाहर होता है। नागरिक समाज सार्वजनिक अधिकार पर गैर राजकीय तथा गैर बाजारीय भाग होता है जिसमें अलग अलग व्यक्ति, संस्थाओं और संगठनों का निर्माण करने के लिए स्वेच्छा से परस्पर जुड़े जाते हैं। यह सक्रिय नागरिकता का क्षेत्र है जहां व्यक्ति मिलकर सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं, राज्य को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं अथवा उसके समक्ष अपनी मांगे रखते हैं, अपने सामूहिक हितों को पूरा करने का प्रयास करते हैं या विभिन्न कार्यों के लिए समर्थन चाहते हैं। इस क्षेत्र में नागरिकों के समूहों द्वारा बनाए गए स्वैच्छिक संगठन या संस्थाएं शामिल होते हैं इसमें राजनीतिक दल, जनसंचार और संस्थाएं, मजदूर संघ, गैर सरकारी संगठन, धार्मिक संगठन और अन्य प्रकार की सामूहिक तत्व भी शामिल होते हैं। नागरिक समाज में शामिल होने की मुख्य कसौटियां यह है कि संगठन राज्य नियंत्रित नहीं होना चाहिए और यह विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक मुनाफे कमाने वाले तत्व न हो। इस प्रकार दूरदर्शन नागरिक समाज
का हिस्सा नहीं है। सामाजिक निजी टेलीफोन चैनल है। एक कार निर्माता कंपनी नागरिक समाज का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके कामगारों के मजदूर संघ इसके अंतर्गत आते हैं। वास्तव में यह कसौटियां बहुत ही क्षेत्रों को स्पष्ट नहीं कर पाती हैं। उदाहरण के लिए, एक समाचार पत्र विशुद्ध रूप से एक वाणिज्यिक उद्यमी के रूप में चलाया जा सकता है, अथवा एक गैर सरकारी संगठन को सरकारी निधियों से सहायता दी जा सकती है। भारतीय लोगों को सत्तावादी शासन का थोड़ा अनुभव आपातकाल के दौरान हुआ, जो जून 1975 से जनवरी 1977 तक लागू रही। संसद को निलंबित कर दिया गया था और सरकार द्वारा सीधे नए कानून बनाए गए। नागरिक स्वतंत्रताएं छीन ली गई और राजनीतिक रूप से सक्रिय लोग बड़ी संख्या में गिरफ्तार करके बिना मुकदमे चलाए जेल में डाल दिए गए। जनसंचार के माध्यमों से सेंसर व्यवस्था लागू कर दी गई और सरकार पदाधिकारियों को सामान्य प्रक्रियाएं बनाए बिना बर्खास्त किया जा सकता था। सरकार के ने नीचे स्तर के अधिकारियों पर अनुचित दबाव डाला कि वे उसके कार्यक्रमों को कार्यान्वित करें। 6.10 लोगों के उत्तर देने के लिए राज्य को बाध्य करना। सूचना अधिकार अधिनियम 2005, सूचना अधिकार अधिनियम 2005, अधिनियम संख्या 22 2005 भारतीय संसद द्वारा अधिनियम एक ऐसा कानून विधि है जिसके तहत भारतीयों को जम्मू और कश्मीर राज्य में रहने वाले लोगों को छोड़कर जिनके पास उनका अपना विशेष कानून है सरकारी अभिलेखों तक पहुंचने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम की शर्तों के अधीन कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक प्राधिकरण, सरकारी निकाय अथवा राज्य का करणवत्व से सूचना के अनुरोध कर सकता है और उस प्राधिकार से यह आशा की जाती है कि वह शीघ्रता से यानी 30 दिन के भीतर उसे उत्तर देगा। यह अधिनियम प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण से यह अपेक्षा करता है कि वह व्यापक प्रसार के लिए अपने अभिलेखों को कंप्यूटरबद्ध करे और कतिपय श्रेणी से संबंधित सूचना को स्वयं सक्रिय होकर प्रकाशित करे, ताकि नागरिकों को सूचना के लिए औपचारिक रूप से अनुरोध करने की कम से कम आवश्यकता पड़े। संसद द्वारा इस कानून को 15 जून 2005 को पारित किया गया था और यह 13 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ। भारत में सूचना प्रकट करने का कार्य अब तक सरकारी गुप्त अधिनियम 1923 और अनेक अन्य विशेष कानूनों से प्रतिबंधित था, लेकिन नए सूचना अधिकार अधिनियम ने उन सबको रद्द कर दिया। अधिनियम यह निर्दिष्ट करता है कि नागरिकों को किसी भी सूचना यथा परिभाषित के लिए अनुरोध करने, दस्तावेजों को प्रतिलिपियां लेने, दस्तावेजों, कार्यों और अभिलेखों का निरीक्षण करने, कार्य की सामग्रियों के प्रमाणित नमूने लेने का अधिकार, नागरिक सूचना प्रिंट आउट, डिस्केट, फ्लॉपी टेप, वीडियो कैसेट, अन्य किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रीति से अथवा प्रिंट आउट के माध्यम से ले सकते हैं। क्रियाकलाप 6.9 उन नागरिक समाज संगठनों अथवा गैर सरकारी संगठनों का पता लगाए जो आपके आड़ पड़ोस में सक्रिय हुए, किस प्रकार के मुद्दे को उठाते हैं, उनमें किस प्रकार के लोग काम करते हैं। यह संगठन सरकारी संगठन, वाणिज्य संगठनों से कैसे और कितने भिन्न है और तुरंत परिणाम दिखलाए। इनमें सबसे कुख्यात कार्यक्रम बध्यकरण यानी नसबंदी अभियान था, जिस के तहत बहुत से लोग शल्य क्रिया के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं से मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब 1977 के प्रारंभ में अप्रत्याशित रूप से चुनाव कराए गए तो लोगों ने बढ़ चढ़कर सत्ताधारी कांग्रेसी दल के विरोध में वोट डाले। आपातकाल के झटके ने लोगों में सक्रिय भागीदारी की लहर पैदा कर दी और उसके परिणाम स्वरूप 1970 के दशक में नागरिक समाज के अनेक कार्यक्रम नए कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। इस अवधि में तरह तरह के सामाजिक आंदोलन उठ खड़े हुए, जिनमें महिलाओं, पर्यावरण की सुरक्षा, मानव अधिकार और दलितों के आंदोलन प्रमुख थे। आज नागरिक समाज के संगठनों के क्रियाकलाप और भी व्यापक रूप ले चुके हैं, जिनमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों के साथ पक्ष समर्थन तथा प्रचार संबंधित गतिविधियां चलाने के साथ साथ विभिन्न आंदोलन में सक्रियता पूर्वक भाग लेना शामिल है। विविध प्रकार के मुद्दों को उठाया गया है, जिसमें भूमि संबंधी अधिकारों के लिए जनजातीय संघर्ष, नागरिक शासन का हस्तांतरण, स्त्रियों के प्रति हिंसा और बलात्कार के विरुद्ध अभियान, बांधों के निर्माण अथवा विकास की अन्य परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए लोगों को पुनर्वास, मशीनों की सहायता से मछली पकड़ने के विरुद्ध मछुआरों का संघर्ष, फेरी लगाकर सामान बेचने वालों या पटरी पर रहने
वालों का पुनर्वास, गंदी बस्तियां हटाने के विरुद्ध और आवासीय अधिकारों के लिए अभियान, प्राथमिक शिक्षा संबंधी सुधार, दलितों को भूमि का विवरण आदि शामिल है। नागरिक स्वतंत्रता संगठन राज्य के कामकाज पर नजर रखने और उसे कानून का पालन करवाने की दिशा में विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहे हैं। जनसंचार माध्यमों ने भी विशेष रूप से इसके उभरते हुए दृश्य और इलेक्ट्रॉनिक खंडों ने उत्तरोत्तर बढ़ती हुई सक्रिय भूमिका अदा की है। हाल में उठाए गए उल्लेखनीय कदमों में सूचना के अधिकार के लिए चलाए गए अभियानों को सबसे अधिक महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। इसकी शुरुआत ग्रामीण राजस्थान में एक ऐसे आंदोलन के साथ हुई थी जो वहां गांवों के विकास पर खर्च की गई सरकारी निधियों के बारे में सूचना देने के लिए चलाया गया था। आगे चलकर इस आंदोलन ने राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में धारण कर लिया। नौकरशाही के प्रतिरोध के बावजूद सरकार को इस अभियान की सुनवाई करनी पड़ी और औपचारिक रूप से एक नया कानून बनाना पड़ा, जिसके तहत नागरिकों के सूचना के अधिकार की मान्यता दी गई। बाक्स 6.10 इस प्रकार के उदाहरण यह प्रकट करते हैं कि नागरिक समाज यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि राज्य, राष्ट्र और उसके लोगों के प्रति जवाबदेह